आप सुन रहे हैं केएस नॉवल स्टोरी पर रिटर्निंग फ्रॉम द इमॉर्टल वर्ल्ड। यह एक काल्पनिक, मनगढ़ंत या बनावटी कहानी है जो लेखक की कल्पना से लिखी गई है और असल जिंदगी की घटनाओं या लोगों पर आधारित नहीं है। इसमें अक्सर ऐसे पात्र, जगहें या घटनाएं होती हैं जो सच नहीं होती और ये लेस देन काल्पनिक, फिक्शनल, इमेजिनरी कहानियों की एक सामान्य विशेषता है। नॉवल अध्याय 71। प्रतिद्वंद्वी झाओ जिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, उस समय स्थिति बहुत गंभीर थी और मेरे पास पूछने का समय नहीं था। इसके अलावा सामने वाला व्यक्ति भी मुझे अपनी स्थिति के बारे में बताना नहीं चाहता था। पतिदेव, क्या मेरे उपकारी के साथ कुछ हुआ है? युआन झिंगजुआन ने कहा, आपके उपकारक तो ठीक हैं, इसके विपरीत वे अपहरणकर्ता ही गड़बड़ कर रहे हैं। जब झाओ जिंग को पता चला कि उसका मददगार ठीक है तो उसके दिल का बोझ काफी हल्का हो गया। उत्सुकता से उसने पूछा, उन अपहरणकर्ताओं का क्या हुआ? मुझे याद आया, मुझे बचाने के लिए मेरे मददगार ने उस अपहरणकर्ता को मार डाला था जिसने मुझे अपमानित करने की कोशिश की थी। पतिदेव, क्या हमारा मददगार ठीक होगा? अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो हम चुपचाप बैठे नहीं रह सकते। युआन झिंगजुआन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, पुलिस हमारे उपकारी की जिम्मेदारी क्यों लेगी? वे अभी भी उन अपहरणकर्ताओं को मारने वाले का पता लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सभी 5 अपहरणकर्ता मारे गए, लेकिन जिस युवक ने तुम्हें बचाया वह बिना किसी सुराग के गायब हो गया। पत्नी, जब तुम उसका नाम नहीं जानती तो कम से कम उसकी शक्ल तो जानती ही होगी, है ना? वह ऐसा दिखता है। झाओ जिंग ने उस चेहरे का वर्णन किया जो उसे इतनी स्पष्टता से याद था। युआन चुलिंग चुपचाप अपनी मां झाओ जिंग का वर्णन सुन रहा था। जैसे जैसे वह सुनता गया उसका चेहरा और भी अजीब होता गया। जब उसकी मां ने अपना आखिरी वाक्य समाप्त किया तो वह खुद को रोक नहीं पाया और बोला, ये बॉस है। मेरी मां को बचाने वाला मेरा बॉस तांग शियू है। युआन झिंगजुआन ने भौहें चढ़ाकर डांटते हुए कहा, शियाओ लिंग, बकवास मत करो। युआन चुलिंग ने गंभीरता से कहा, पिताजी, मैंने सच में कोई बकवास नहीं की। अगर मेरी मां ने अपने मददगार के बारे में जो बताया है वह सही है तो यह व्यक्ति वास्तव में मेरा बॉस तांग शियू है। ओह हाँ, स्कूल में मेरे एक सहपाठी को उसके एक साथी ने अगवा कर लिया था और बॉस ने ही उस अपराधी को मारकर मेरे सहपाठी की जान बचाई थी। ये युआन झिंगजुआन को कुछ दिन पहले स्टार सिटी फर्स्ट हाई स्कूल में हुई घटना के बारे में पुलिस से पता तो चल गया था, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनका बेटा उस मददगार की पहचान कर लेगा और वह व्यक्ति उनके बेटे का सहपाठी भी होगा। शियाओ लिंग, चाहे वो तुम्हारा सहपाठी हो या नहीं, तुम्हारी मां सबसे बेहतर जानती है। जब तुम्हें समय मिले तो अपने सहपाठी को हमारे घर मेहमान के रूप में बुला लेना। तुम्हारी मां उसे देखते ही पहचान जाएगी। युआन झिंगजुआन ने सोच समझकर कहा, ठीक है। युआन चुलिंग ने भारी मन से सिर हिलाया। स्टार सिटी औषधीय जड़ी बूटी बाजार विशाल है जिसमें अनगिनत प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियां उपलब्ध हैं। प्रतिदिन औषधीय जड़ी बूटियां पूरे देश से लाई जाती हैं जिन्हें या तो यहीं बेचा जाता है या अन्य शहरों में भेजा जाता है। सू शांगवेन का जीवन हाल ही में बेहद कष्टदायक रहा है, खासकर उसके 40वें जन्मदिन के भोज में घटी घटनाओं के कारण, जिसके चलते उसके कई मित्र उससे दूरी बना चुके हैं। जब भी उसे उस घटना की याद आती, जब भी उसे तांग शियू का चेहरा याद आता तो वह घृणा से दांत पीसता था। तथापि कल आखिरकार उन्होंने सौदा पक्का कर लिया और बस आधिकारिक हस्ताक्षर का इंतजार कर रहे थे। इसलिए वे अपनी पत्नी को खास तौर पर इस औषधीय जड़ी बूटी बाजार में लाए थे ताकि कुछ जिनसिंग, कॉर्डिसेप्स और अन्य औषधीय जड़ी बूटियां खरीद सकें और वापस जाकर खुद को इनाम के तौर पर बत्तख का सूप बनाकर खिला सकें। पतिदेव, ये औषधीय जड़ी बूटी बाजार कितना अव्यवस्थित है। हमें खुद जड़ी बूटियां खरीदने के लिए यहाँ क्यों आना पड़ता है? कर्मचारियों को ही ये सब काम करने दीजिए। झांग मेयुन ने बाजार की भीड़भाड़ को घृणा भरे भाव से देखते हुए अपनी कोमल उंगलियों से अपना मुंह और नाक ढक ली। सू शांगवेन ने चारों ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, मुझे अपने अधीनस्थों को औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने का काम सौंपने में ज्यादा भरोसा नहीं है। एक महिला होने के नाते आप औषधीय जड़ी बूटी उद्योग की पेचीदगियों को नहीं समझती। ये जड़ी बूटियां खेती की हुई और जंगली में विभाजित होती हैं। खेती की हुई जड़ी बूटियों का ज्यादा असर नहीं होता, केवल जंगली जड़ी बूटियां ही वास्तव में पौष्टिक होती हैं। इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं। झांग मेयुन ने चिढ़कर कहा। अचानक झांग मेयुन की निगाहें तेज हो गईं और उसने तुरंत अपना हाथ उठाकर कहा, पतिदेव, उस व्यक्ति को देखिए, क्या वह उस छोटे बदमाश तांग शियू जैसा नहीं दिखता? सू शांगवेन ने अपनी पत्नी के इशारे पर चलते हुए तुरंत गुस्से से चेहरा ढक लिया। आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा, ये सिर्फ ऐसा लगता है वाली बात नहीं है, बात उस छोटे शैतान की है। अगर वह न होता तो क्या हमारी कंपनी का कारोबार इन दिनों इतना खराब चल रहा होता? क्या मेरे पुराने दोस्त मुझसे इस तरह दूर भागते? चलो देखते हैं मैं उससे कैसे निपटता हूँ। कुछ समय पहले सू शांगवेन ने तांग शियू को सबक सिखाने के इरादे से अपनी कंपनी के कुछ कर्मचारियों को बदमाशों के एक समूह को रिश्वत देने के लिए भेजा था। नतीजा क्या हुआ? उन बदमाशों ने किसी तरह तांग शियू को कड़ी सजा देने में तो नाकाम रहे ही, बल्कि उसकी बहन सू लिंग्यू, जिसे वह हमेशा नीचा समझता था, को उसके रेस्तरां का कारोबार संभालने में मदद कर दी। परिणामस्वरूप हाल के दिनों में वह साधारण सा छोटा रेस्तरां खूब फल फूल रहा है और हर दिन खूब मुनाफा कमा रहा है। तांग शियू, निकम्मे, दिन दहाड़े क्लास छोड़कर जड़ी बूटी बाजार भाग गए। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ तुम्हें स्कूल भेजने के लिए इतनी मेहनत करती है और तुम ऐसे ही क्लास छोड़ देते हो? क्या तुम में जरा भी इंसानियत नहीं है? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? सू शांगवेन का मुंह गुस्से से भरा हुआ था और उसने तुरंत ही तीखे शब्दों में बोलना शुरू कर दिया। तांग शियू ने भौहें चढ़ाईं, उसकी आंखों में घृणा का भाव था। आज घर से निकलते समय उसने पंचांग नहीं देखा होगा और अचानक सू शांगवेन और उसकी पत्नी से सामना हो गया। वह सू शांगवेन का असली चेहरा जानता था। अगर उसे अपनी मां को नाराज करने का डर न होता तो सू शांगवेन और उसकी पत्नी के किए गए कामों के आधार पर ही वह उनसे बहुत पहले निपट चुका होता। तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुम्हें मेरे मामलों में दखल देने की जरूरत है? तांग शियू ने सू शांगवेन की ओर ठंडी निगाह से देखा और नाक सिकोड़ी। सू शांगवेन गुस्से से आग बबूला हो गया। उसका मन कर रहा था कि अपने इस निकम्मे भतीजे को पीट पीट कर मार डाले। अपनी आस्तीनें चढ़ाते हुए सू शांगवेन दहाड़ा, तांग शियू, तुम मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा चाचा हूँ। एक बड़े होने के नाते क्या मैं तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता? मुझसे माफी मांगो और फिर स्कूल वापस जाओ।
वरना सावधान रहो, मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे प्रधानाचार्य से करूंगा, तुम्हें सीधे स्कूल से निकाल दूंगा और तुम्हारी कॉलेज प्रवेश परीक्षा की योग्यता रद्द कर दूंगा। तांग शियू ने ताना मारते हुए कहा, चाचा, मेरे चाचा तो बदतमीज हैं, क्या तुम भी वैसे ही बदतमीज बनोगे? और क्या तुमने स्कूल के अधिकारियों को रिश्वत नहीं दी है, मुझे स्कूल से निकलवाने के लिए हर संभव कोशिश नहीं की है? मैं यही इंतजार करूंगा, अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो, देखते हैं स्कूल मुझे निकालता है या तुम खुद को बेवकूफ साबित करते हो। तरफ के लिए लॉन्ग जिंगलिन की भौहें तन गईं। वह लोगों को समझने में माहिर था और सू शांगविन और तांग शियू के बीच हुई बातचीत से उसे पता चल गया कि सामने खड़ा व्यक्ति तांग शियू का चाचा है। लेकिन एक चाचा का अपने भतीजे के साथ ऐसा बर्ताव करना वाकई किसी जानवर से भी बदतर था। कुछ पल हिचकिचाने के बाद वह कुछ कदम आगे बढ़ा, तांग शियू के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ और सू शांगविन को ठंडे लहजे में देखते हुए बोला, तुम चाहे जो भी हो, तांग शियू का अपमान करना मेरा अपमान है, लॉन्ग जिंगलिन। या तो तुरंत यहाँ से चले जाओ, वरना मैं अभी तुमसे निपट लूंगा। सू शांगविन दंगम हो गया। तभी उसने देखा कि तांग शियू के बगल में एक और युवक खड़ा था। हालांकि वह हमेशा से ही कंपनी में ऊंचा ओहदा रखता था और अपने रिश्तेदारों के बीच घमंडी था, इसलिए एक युवक के उकसावे पर वह तुरंत क्रोधित हो गया। तुम कहाँ से आए हो? मेरे भतीजे को सबक सिखाने से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें इसका पछतावा करवा दूंगा। लॉन्ग जिंगलिन ने बेहद गुस्से में हंसते हुए तीखी आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पछतावा कराने की? मेरे पिताजी के अलावा लॉन्ग जिंगलिन को डराने वाला और कोई नहीं है। तांग शियू ने गुस्से से आग बबूला सू शांगविन पर ठंडी निगाह डाली, फिर मुड़कर कहा, लॉन्ग जिंगलिन, मुझे लगता है कि इस तरह के व्यक्ति से एक और शब्द कहना समय की बर्बादी होगी। चलो चलते हैं। लॉन्ग जिंगलिन ने सू शांगविन को उकसाने वाली निगाहों से देखा, फिर अपना पैर उठाकर तांग शियू के पीछे पीछे चला गया। रुकना, गुस्से से आग बबूला सू शांगविन ने उन दोनों को रोककर दहाड़ते हुए कहा, ये तो सरासर बदतमीजी है। तुम दोनों छोटे दरिंदों, अगर आज मैंने सू शांगविन ने तुमसे निपटा नहीं तो तुम मेरा उपनाम उल्टा लिख सकते हो। कितनी बड़ी बड़ी बातें। वहां जमा भीड़ से एक ठंडी उपहास भरी आवाज गूंज उठी। सूटकेस खींचते हुए गोंग डालोंग सू शांगविन के पास पहुंचा। उसने तांग शियू को पहले ही पहचान लिया था क्योंकि उसने स्टार सिटी आने से पहले तांग शियू की तस्वीर देखी थी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उनके गुरु के रक्षक को उकसाने की हिम्मत करेगा। सू शांगविन के चेहरे पर थोड़ा सा भाव परिवर्तन आया। उन्हें एक और अप्रत्याशित चुनौती देने वाले के आने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कुछ क्षणों तक गोंग डालोंग को गौर से देखा और पाया कि गोंग डालोंग ने डिजाइनर कपड़े पहने हुए थे और उनमें एक सूक्ष्म अधिकार का भाव झलक रहा था। उनका अपना दबदबा वाला अंदाज तुरंत थोड़ा कमजोर पड़ गया, लेकिन फिर भी उन्होंने नाराजगी से कहा, आप कौन हैं महोदय? क्या आपको यहाँ दखल देने का अधिकार है? गोंग डालोंग ने सू शांगविन की अनदेखी की, अपने हाथ में रखा सूटकेस नीचे रखा और तांग शियू के सामने खड़े होकर आदरपूर्वक कहा, गुरुजी तांग, मैं गोंग डालोंग हूँ। मेरे गुरु, उस बूढ़े व्यक्ति ने जब मैंने आपको देखा तो मुझे आपका अभिवादन करने के लिए कहा। तांग शियू ने हल्के से सिर हिलाया और गोंग डालोंग को देखा। उसका चेहरा चौकोर था, भौहें घनी थीं, आंखें गहरी थीं, लेकिन उसमें कपट का कोई निशान नहीं था। हम अपने कारोबार के बारे में बाद में बात करेंगे। गोंग डालोंग ने तांग शियू को प्रणाम किया, फिर सू शांगविन की ओर मुड़कर कहा, स्टार सिटी में बहुत से लोग मुझे जानते हैं, अगर आपका प्रभाव है तो लोगों को भेजकर पूछताछ करवाइए। इसके अलावा मास्टर तांग मेरे सम्मानित अतिथि होंगे और उन्हें अपमानित करना आपका काम नहीं है, अन्यथा इसके परिणाम आपके लिए बहुत कठिन होंगे। सू शांगविन ने अविश्वास भरी नजरों से गोंग डालोंग को देखा। काफी देर तक चुप रहने के बाद तांग शियू की ओर इशारा करते हुए कहा, आपका मतलब वह आपका सम्मानित अतिथि है? ये किस तरह का अंतर्राष्ट्रीय मजाक है? उसके बारे में मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। कहीं आपने उसे किसी और के लिए तो नहीं समझ लिया? मैं नहीं बनाया गया हूँ, गोंग डालोंग ने गहरी आवाज में कहा। जब सू शांगविन ने देखा कि गोंग डालोंग इस मामले में दखल देने पर अड़ा है तो उसके मन में तुरंत थोड़ी सी नाराजगी पैदा हो गई। उसने तुरंत अपना फोन निकाला, गोंग डालोंग की कुछ तस्वीरें खींची, फिर कुछ वाक्य लिखकर उन्हें तेजी से भेज दिया। थोड़ी ही देर में उसका फोन बज उठा। सू शांगविन ने फोन उठाया, बातचीत सुनी और अंत में मैं समझ गई कहकर फोन काट दिया। मुझे लगा कोई और है, पता चला कि ये जिया रुईदियाओ का सबसे बड़ा शिष्य है जिसने जुए से खूब पैसा कमाया। हम्फ, गोंग डालोंग, मुझे अभी पता चला कि तुम्हारा गुरु पहले से ही गहरी मुसीबत में है। तुम तांग शियू का साथ देकर खुद को बड़ा क्यों दिखा रहे हो? गोंग डालोंग के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था और वह कुछ बोलने ही वाला था कि तभी एक आवाज उससे भी तेज सुनाई दी। मुझे दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इतने सारे लोग यहाँ जमा हुए हैं। चेन झिझोंग और लॉन्ग हानविन एक साथ चल रहे थे और चेन झिझोंग ही बोल रहे थे। सू शांगविन हक्का बक्का रह गया। वह व्यापार जगत का आदमी था तो भला वह चेन झिझोंग और लॉन्ग हानविन को कैसे नहीं पहचान सकता था? उसकी नजर में ये दोनों मानो पहाड़ की तरह थे जिनका उसे सम्मान करना चाहिए था। हालांकि उसे कुछ अनकही बात का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे चेन झिझोंग का अपमान उसी पर लक्षित था। अध्याय 72, घुटने टेककर दया की भीख मांगना, कृपया दान करें। सू शांगविन ने घबराकर निगलते हुए फिर मुड़कर तांग शियू को घूरकर देखा और फिर अपना व्यवहार बदलते हुए चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा, बॉस चेन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपसे यहाँ मुलाकात होगी। आप बॉस लॉन्ग होंगे? मैं सू शांगविन हूँ, शांगविन रियल एस्टेट का मालिक। बॉस लॉन्ग, हमारी शांगविन रियल एस्टेट ने आपके लॉन्ग ग्रुप की एक सहायक कंपनी के साथ सहयोग का प्रस्ताव रखा है और मुझे विश्वास है कि हम कुछ ही दिनों में अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देंगे। लॉन्ग हानविन ने उपहास करते हुए कहा, शांगविन रियल एस्टेट की सू शांगविन? मैंने तो इसके बारे में कभी सुना ही नहीं। उसके साथ उसने सबके सामने अपना फोन निकाला, एक नंबर डायल किया और भारी आवाज में कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि किसने शांगविन रियल एस्टेट के साथ सहयोग करने का इरादा जताया है। उसे निकाल दो, साथ ही शांगविन रियल एस्टेट के साथ हमारा सहयोग भी रद्द कर दो। ये बात सबको बता दो कि भविष्य में जो भी शांगविन रियल एस्टेट के साथ सहयोग करने की हिम्मत करेगा वह हमारे लॉन्ग ग्रुप के खिलाफ जाएगा। क्या? सू शांगविन को शक हुआ कि उसके कान उसे धोखा दे रहे हैं। उसने अविश्वास से लॉन्ग हानविन की ओर देखा और कहा, बॉस लॉन्ग, आप
आप ये सब कर रहे हैं? लॉन्ग हानवेन ने तांग शियू के बगल में खड़े लॉन्ग झेंगलिन की ओर इशारा करते हुए उदासीनता से कहा, वह मेरा बेटा है। अभी अभी किसी ने उसे सबक सिखाने की धमकी दी थी। क्या आपको लगता है कि एक पिता को अपने बेटे को अपमानित होते हुए चुपचाप देखना चाहिए? उनके बोलने के बाद उसने एक बार फिर तांग शियू की ओर इशारा करते हुए कहा, तांग शियू मेरे लॉन्ग परिवार के प्रति दयालु रहा है। जो कोई भी उसके विरुद्ध जाएगा वह मेरे लॉन्ग परिवार के विरुद्ध जाएगा। यदि वह चाहे तो बस एक शब्द बोल दे, मेरा लॉन्ग परिवार तुम्हारे शांगवेन रियल एस्टेट को इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। क्या कहा आपने? सू शांगवेन का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। उनकी निगाहें लगातार तांग शियू, लॉन्ग झेंगलिन और लॉन्ग हानवेन पर टिकी हुई थीं। वे इस बात को तो स्वीकार कर सकते थे कि लॉन्ग झेंगलिन लॉन्ग हानवेन का बेटा है, लेकिन ये छोटा सा बदमाश तांग शियू लॉन्ग परिवार का उपकारक कब से बन गया? पलक झपकते ही सू शांगवेन 10 साल से भी ज्यादा बूढ़ा प्रतीत हो रहा था और भय की लहर बार बार उसके टूटे हुए दिल से टकरा रही थी। सब खत्म हो गया। उसे पता था कि उसका खेल खत्म हो चुका है। तांग शियू की नफरत के चलते इस बार उसकी शांगवेन रियल एस्टेट का कारोबार शायद पूरी तरह से ठप हो चुका था। तथापि अगले दृश्य को देखकर उसका मुंह और भी खुला रह गया और उसकी आंखों में डर और भी गहरा हो गया। लॉन्ग हानवेन के बोलने के बाद चेन झिझोंग कुछ कदम चलकर तांग शियू के पास पहुंचा, आदरपूर्वक प्रणाम किया और बोला, गुरुजी, देर से आने और आपको अपमानित करने के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। चिंता न करें, भले ही बड़े भाई लॉन्ग कोई कार्रवाई न करें, मैं शांगवेन रियल एस्टेट को अस्तित्व में नहीं रहने दूंगा। कृपया मना न करें, यह मेरे शिष्य की ईमानदारी का एक छोटा सा प्रतीक मात्र है। तांग शियू ने चेन झिझोंग की ओर उदासीनता से देखा और कहा, मैंने अभी तक आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए सहमति नहीं दी है। अभी तक? चेन झिझोंग ने तांग शियू के शब्दों में छिपे अर्थ को भलीभांति समझ लिया और उसका हृदय प्रसन्नता से भर उठा। आसपास इकट्ठी भीड़ की परवाह न करते हुए वह सीधे तांग शियू के सामने घुटने टेककर बैठ गया और विनती की, गुरुजी, कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। मैं प्राचीन परंपराओं का पालन करूंगा और पूरी निष्ठा से आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तांग शियू ने भौहें चढ़ाकर हाथ हिलाते हुए कहा, पहले तुम उठो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। हाँ। चेन झिझोंग ये देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ कि इस बार तांग शियू ने सीधे तौर पर मना नहीं किया। एक कनिष्ठ की तरह जो अपने से बड़े की आज्ञा का पालन करता है, उसने आज्ञाकारी भाव से अपनी आंखें नीचे कर लीं और एक तरफ खड़ा हो गया। धड़ाम। सू शांगवेन, जिसका जिगर और आंतें फट रही थीं, तांग शियू के सामने घुटने टेककर पश्चाताप से भरे चेहरे के साथ गिड़गिड़ाया, तांग शियू, मेरे प्यारे भतीजे, पहले जो कुछ भी हुआ वह सब मेरी गलती थी। सारी भूल मेरी ही है। कृपया, आप जैसे उदार व्यक्ति हैं, अपने छोटे चाचा से कोई द्वेष न रखें। कृपया बॉस लॉन्ग और बॉस चेन से मुझे जाने देने की विनती करें। मैं वादा करता हूँ, अब से मैं पोते की तरह आपकी सेवा करूंगा। कृपया। इस समय झांग मियून का चेहरा भी पीला पड़ गया था। वह विलासितापूर्ण जीवन की आदी थी और अगर शांगवेन रियल एस्टेट। वाह! आसपास खड़े दर्शक तुरंत ही हंगामा करने लगे। वे शो देखने आए थे और तांग शियू और सू शांगवेन के बीच के रिश्ते को समझ चुके थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक चाचा अपने भतीजे के साथ ऐसा व्यवहार करेगा। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को तांग शियू का समर्थन करते देख ये चाचा अपनी गरिमा को भी त्याग कर अपने भतीजे के सामने बेशर्मी से घुटने टेक देगा। तुरंत ही बहस छिड़ गई। मैंने बेशर्म लोग तो देखे हैं, लेकिन इतना बेशर्म कभी नहीं देखा। ये सच है कि जंगल जितना बड़ा होता है उसमें उतनी ही अधिक प्रकार के पक्षी होते हैं। ये तो हद से ज्यादा बेशर्मी है ना? कोई व्यक्ति इतना निर्लज कैसे हो सकता है? एक सगा चाचा अपने सगे भतीजे के सामने घुटने टेक रहा है। आज मैंने सच में कुछ नया सीखा। क्या वह सच में मर्द है? थोड़े से पैसों के लिए इतना नीच हो जाना। एक आदमी के घुटने सोने के बराबर होते हैं। वह केवल स्वर्ग, पृथ्वी और अपने माता पिता के सामने ही घुटने टेकता है। वह वास्तव में अपने भतीजे के सामने घुटने टेक रहा है। वह सचमुच अद्वितीय है। अगर मेरा ऐसा बेटा होता तो मैं उसका गला घोंटकर मार डालता। उस तरह का चेहरा सचमुच घिनौना है। आज के उसके प्रदर्शन को देखकर लगता है कि उसने पहले भी बहुत बुरे काम किए होंगे। अच्छा हुआ, उसे सबक मिलना चाहिए। उसे माफ मत करो। उसके जैसे लोगों को बर्बाद कर देना चाहिए और उनसे सब कुछ छीन लेना चाहिए। बेशर्म। भीड़ से आ रही गालियों को सुनकर सू शांगवेन का दिल मानो किसी चाकू से कट रहा था। अगर उस समय जमीन में कोई दरार होती तो वह तुरंत उसमें घुस जाना चाहता, लेकिन शर्त यह थी कि तांग शियू उसे माफ कर दे और लॉन्ग हानवेन और चेन झिझोंग उससे कोई वास्ता न रखें। हजारों वर्षों के अनुभव के बाद तांग शियू का हृदय अपनी मां के अलावा पत्थर की तरह कठोर हो गया था। सू शांगवेन की बेताब विनतियों के सामने वह चुप रहा। वह एक बात स्पष्ट रूप से समझ गया था, सू शांगवेन जैसे लोगों से चाहे वह कुछ भी करे, भविष्य में उनका अंत अच्छा नहीं होगा। इसी प्रकार उन्हें एक और बात समझ में आई, अगर वे लॉन्ग हानवेन को न जानते, अगर वे चेन झिझोंग को न जानते और अगर उन्होंने हजारों वर्षों का अनुभव न किया होता, तो शायद सू शांगवेन ने उन्हें बहुत पहले ही निपटा दिया होता और अब भले ही वे जेल में न होते, शायद उन गुंडों के हाथों बुरी तरह घायल होकर अस्पताल में पड़े होते। अच्छे घोड़े की सवारी की जाती है और अच्छे व्यक्ति को सताया जाता है। वह दयालु व्यक्ति नहीं बनना चाहता था, भले ही उसने कभी अच्छे लोगों को सक्रिय रूप से परेशान न किया हो। तांग शियू ने लॉन्ग हानवेन की ओर देखा और शांत भाव से पूछा, अंकल लॉन्ग, आप यहाँ औषधीय जड़ी बूटी बाजार में क्यों हैं? लॉन्ग हानवेन मुस्कुराई और बोली, भाई चेन की चोट का इलाज आपने ही किया था, है ना? इसलिए वह मुझे जड़ी बूटियों के बाजार में ले गए, इस उम्मीद में कि मुझे यहाँ से कुछ पौष्टिक चीनी औषधीय जड़ी बूटियां मिल जाएंगी। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, तो फिर आप दोनों जाइए और जड़ी बूटियां देख लीजिए। मुझे कुछ और काम है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। लॉन्ग हानवेन ने एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि चेन झिझोंग की ओर देखने के लिए मुड़ गई। चेन झिझोंग ने तुरंत कहा, गुरुजी, क्या आप औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने जा रहे हैं? यदि आपको किसी भी जड़ी बूटी की आवश्यकता हो तो कृपया मुझे बेझिझक बताएं, मैं निश्चित रूप से उन्हें खरीदकर आपको भेज दूंगा। तांग शियू ने हाथ हिलाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं, कल रात नानशा टाउन आ जाना। अच्छा अच्छा अच्छा। चेन झिझोंग बेहद खुश था और उत्साह से बार बार सहमति जता रहा था।
तांग शियू ने गोंद दालों को इशारा किया और फिर घुटनों के बल बैठे सू शांगविन और उनकी पत्नी की ओर देखे बिना ही औषधीय जड़ी बूटियों के बाजार में और अंदर चले गए। लॉन्ग जिंगलिन भी मुस्कुराते हुए उनके पीछे पीछे चल दिए। स्टार सिटी औषधीय जड़ी बूटी बाजार दो मुख्य क्षेत्रों में विभाजित है, स्टॉल क्षेत्र और दुकान क्षेत्र। पूरे बाजार में अधिकांश बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटियां दुकान क्षेत्र में ही उपलब्ध हैं। जाहिर है प्रत्येक बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटी की कीमत भी बहुत अधिक है। तांग शियू सीधे दुकान वाले क्षेत्र में नहीं गया। इसके बजाय वह विभिन्न स्टॉलों के पास से गुजरा और उन पर प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की चीनी औषधीय जड़ी बूटियों का अवलोकन किया। अब उसने मायोरीड सोर्स वर्ल्ड यूनिवर्स ट्रांसेंडेंट आर्ट को ची रिफाइनमेंट के पहले चरण के शिखर तक पहुंचा दिया था और अपने शरीर में 9 तारे विकसित कर लिए थे। अगला चरण पहले चरण का दूसरा चरण था, त्वचा को मजबूत बनाना। इसमें त्वचा और मांस को परिष्कृत करना, त्वचा के रेशों को मजबूत बनाना, उन्हें अविश्वसनीय रूप से कठोर बनाना और तलवारों और गोलियों से अप्रभावित होने की स्थिति तक पहुंचाना शामिल था। अगर अंक तस्करी करने वाले उन बदमाशों का सामना करने से पहले वह त्वचा को मजबूत करने की अवस्था तक पहुंच गया होता, तो लड़ाई के दौरान उसे उनकी बंदूकों से डर नहीं लगता और वह उन्हें सीधे कुचल सकता था। कुछ मिनट बाद तांग शियू एक दुकान के सामने रुक गया। उसकी निगाहें खून की तरह चमकीले एक फूल पर पड़ी। उसने इस फूल को पहचान लिया। अमर लोक में इसका एक प्रसिद्ध नाम था, रक्त शिखर। ये रक्त शिखर फूल चेतना संघनन गोली को परिष्कृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। चेतना संघनन गोली दिव्य चेतना को संघनित करने और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए एक उत्कृष्ट औषधि। इसके अलावा ये क्षतिग्रस्त दिव्य चेतना पर गहरा उपचार प्रभाव डालती है। अमरलोक में भी साधारण अमर प्राणियों में चेतना संघनन गोलियों की अत्यधिक मांग थी। बॉस, इस ब्लड टॉप की कीमत कितनी है? तांग शियू ने अधेड़ उम्र के दुकानदार की ओर देखा और पूछा। अधेड़ उम्र के दुकानदार ने ब्लड टॉप को हैरानी से देखा और उलझन में पूछा, छोटे भाई, ये ब्लड टॉप नहीं है। इसे चेस्टनट ब्लॉसम कहते हैं और यह ऊर्जा और रक्त को पोषण देने में बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। कीमत की बात करें तो यह अपेक्षाकृत अधिक महंगा है। तांग शियू ने पूछा, कितना? अधेड़ उम्र के दुकानदार ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, 500 युआन। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो मैं इसे आपको बेच दूंगा। 500 युआन? तांग शियू ने चुपके से अपनी आंखें घुमाईं। अगर यह ब्लड टॉप फूल अमरलोक में होता तो यह एक अनमोल आध्यात्मिक जड़ी बूटी होती जिसके लिए अनगिनत लोग आपस में लड़ते, लेकिन इस दुनिया में यह मात्र 500 युआन में बिक रहा था। उसके बगल में खड़े लॉन्ग जिंगलिन ने गुस्से से कहा, मालिक, क्या आप लोगों को ठग रहे हैं? एक फूल के लिए 500 युआन? मेरे पास ये फूल बहुत सारे हैं, क्या आप इन्हें खरीदना चाहेंगे? यह अधेड़ उम्र का दुकानदार अवाक रह गया। लॉन्ग जिंगलिन ने कहा, मालिक, जब हम व्यापार करते हैं तो हम ईमानदारी और सद्भाव को महत्व देते हैं। आपकी अत्यधिक कीमत वास्तव में अनैतिक है। ऐसा क्यों नहीं करते? 200 युआन में आप हमें बेच दें। अगर आप सहमत होते हैं तो हम तुरंत भुगतान कर देंगे। अगर आप सहमत नहीं होते हैं तो हम वापस चले जाएंगे। अधेड़ उम्र के दुकानदार ने पहले लॉन्ग जिंगलिन को देखा, फिर तांग शियू को और फिर कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैं समझ गया कि तुम समझदार व्यक्ति हो, छोटे भाई। चूंकि तुमने ऐसा कहा है तो मैं इसे तुम्हें 200 युआन में बेच दूंगा। लॉन्ग जिंगलिन ने तांग शियू को विजयी भाव से देखा और जैसे ही वह पैसे निकालने वाला था, तांग शियू ने पहले ही 200 युआन के नोट निकाल लिए और उन्हें अधेड़ उम्र के दुकानदार को सौंप दिया। फिर ब्लड टॉप उठाया और जाने के लिए मुड़ गया। तांग शियू को औषधीय जड़ी बूटियों के बाजार की इस यात्रा से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। वह तो बस अपनी किस्मत आजमाना चाहता था, लेकिन उसे इस तरह के खजाने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसने इस दुनिया में औषधीय जड़ी बूटियों की कीमतों के बारे में सुना था। थोड़ी सी भी कीमती जड़ी बूटियों की कीमत बहुत ज्यादा होती है। उसके पास लाखों युआन नकद होने के बावजूद अगर उसे कोई कीमती जड़ी बूटी मिल भी जाती तो शायद वह उसे खरीद भी नहीं पाता। अध्याय 73, एक अप्रत्याशित आश्चर्य। कभी कभी जब किस्मत साथ देती है तो उसे रोकना नामुमकिन होता है। तांग शियू ने जड़ी बूटी बाजार में लगभग 1 घंटे तक दुकानों का चक्कर लगाया और बहुत कम कीमत पर 2 बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने में कामयाब रही। हालांकि उनकी कीमतीता ब्लड जायरों के बराबर नहीं थी, लेकिन फिलहाल उसके लिए वे निश्चित रूप से अच्छी चीजें थीं। बॉस टैंग, क्या आपको वाकई चिकित्सा का ज्ञान है? लॉन्ग जिंगलिन ने काफी देर तक अपने मन को दबाए रखा, फिर आखिरकार पूछ ही लिया। तांग शियू ने उदासीनता से कहा, मुझे थोड़ा बहुत पता है। लॉन्ग जिंगलिन ने हैरानी से कहा, मेरे बॉस से यही उम्मीद थी। आप में तो बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। मुझे तो अब सच में आश्चर्य होने लगा है कि क्या ऐसा कुछ है जो आपको नहीं पता। लेकिन आप ये जड़ी बूटियां किस लिए खरीद रहे हैं? क्या आपकी तबीयत खराब है? तांग शियू ने उसे एक नजर देखा और कहा, कॉलेज प्रवेश परीक्षा नजदीक आ रही है और पढ़ाई का दबाव बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं अपने शरीर को पोषण देने के लिए कुछ औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने की तैयारी कर रही हूँ। क्या मैं आपके लिए भी कुछ बताऊं? आप मेरी सलाह के अनुसार जड़ी बूटियां खरीद लें, उन्हें उबाल कर पी लें। इससे आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। मेरी बीमारी? लॉन्ग जिंगलिन ने आंखें घुमाईं और चिढ़कर कहा, बॉस तांग, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मुझे क्या बीमारी है? तांग शियू ने उदासीनता से कहा, जो आदमी बिस्तर पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता वह बीमार होता है। खासकर जो 3 मिनट से ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता वह गंभीर रूप से बीमार होता है। कोई बात नहीं, अगर तुम ये बात नहीं मानोगे तो मैं परेशान नहीं होऊंगा। लॉन्ग जिंगलिन दंग रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तांग शियू सिर्फ एक नज़र में उसके सबसे निजी मामले को जान सकती है। उन्हें वाकई यह समस्या थी। पहले स्थिति बेहतर थी, कम से कम जब वे युवा और चुस्त दुरुस्त थे तब वे 7-8 मिनट तक टिक पाते थे, लेकिन हाल ही में अत्यधिक यौन गतिविधि के कारण उन्हें 3 मिनट तक टिकने में भी कठिनाई होने लगी है। बॉस, नहीं, बड़े भाई, आप मेरे असली भाई हैं। कृपया मुझे वह पर्ची जल्दी दीजिए, मैं उसके बदले कुछ भी देने को तैयार हूँ। तांग शियू के होठों पर एक मनमोहक मुस्कान आ गई। लॉन्ग जिंगलिन को नुस्खा देकर जड़ी बूटी खरीदने भेजने का उसका मकसद उससे छुटकारा पाना था, वरना यह आदमी एक बकबक करने वाले साधु की तरह है। उसे बहुत परेशान करता। गुर्दे की कमी। लॉन्ग जिंगलिन को भी यही समस्या थी और यह गुर्दे की गंभीर कमी थी। गंभीर गुर्दे की खराबी वाले लोगों की यौन क्षमता में निश्चित रूप से कमी होगी और तांग शियू के लिए इस तरह की समस्या का इलाज करना बहुत ही सरल मामला था।
जाओ कुछ कागज और कलम ढूंढो। बिना कुछ कहे लॉन्ग जिनलिन तुरंत पास के एक स्टॉल की ओर दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद वह कागज और कलम लेकर तांग शियू के पास लौटा। उसके उत्सुक भाव को देखकर तांग शियू मुस्कुरा उठी। एक पर्ची लापरवाही से लिखने के बाद तांग शियू ने लॉन्ग जिनलिन को विदा किया और जड़ी बूटियों की दुकानों को देखना जारी रखा। जहां तक गोंग दालों की बात है, जो चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रहा था, तांग शियू के पास फिलहाल उस पर ध्यान देने का समय नहीं था। उन्हें औषधीय जड़ी बूटियों की आवश्यकता थी और उन्हें बड़ी मात्रा में बहुमूल्य जड़ी बूटियां बेहद कम दामों पर खरीदनी थीं। दुर्भाग्य से ऐसा लगा मानो अचानक उसका सौभाग्य छिन गया हो। बहुत देर तक भटकने के बाद भी उसे कोई और कीमती जड़ी बूटी नहीं मिली। निराशा भरे भावों के साथ उसने अपना रास्ता बदल लिया और दुकानों की ओर चल पड़ा। एक के बाद एक दुकान, एक के बाद एक डिस्प्ले केस। तांग शियू ने बहुत ध्यान से देखा, लगभग हर जड़ी बूटी को देखा, लेकिन जिन जड़ी बूटियों पर उसकी नजर पड़ी वे सभी बेहद महंगी थीं, जो फिलहाल उसकी सामर्थ्य से परे थीं। हालांकि थोड़े सस्ते और किफायती विकल्प उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। रात हुई। जड़ी बूटी बाजार की स्ट्रीट लाइटें जल चुकी थीं और कई जड़ी बूटी की दुकानें बंद होने लगी थीं। तांग शियू इत्मीनान से चल रहा था। उसके बगल में लॉन्ग जिनलिन की बकबक न होने के कारण उसका मन शांत था। ऊपर एक जड़ी बूटी की दुकान की ओर देखते हुए, जो अभी भी रोशन थी और बंद होने के कोई संकेत नहीं दिखा रही थी, तांग शियू अंदर चला गया। स्वागत है, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ सज्जनों? चियोंगसम पहने एक युवा दुकानदार ने पेशेवर मुस्कान के साथ उनका अभिवादन किया। तांग शियू ने कहा, मैं बस इधर उधर देख रही हूँ, आपको मेरी सेवा करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे कोई जड़ी बूटी पसंद आए तो मैं आपको तुरंत बुला लूंगी। ठीक है महोदय, कृपया अपना समय लें। तांग शियू ने तुरंत डिस्प्ले केस में रखी जड़ी बूटियों को नहीं देखा, बल्कि पहले खूबसूरती से सजी जड़ी बूटी की दुकान का जायजा लिया। उन्होंने गौर किया कि दुकान का लेआउट बहुत ही दिलचस्प था, मानो किसी ने जानबूझकर इसे अच्छे फेंग शुई पैटर्न के अनुरूप व्यवस्थित किया हो। वह संरचनाओं से बहुत अच्छी तरह परिचित थे, विशेषकर इस तरह के सरल फेंग शुई पैटर्न से, और उन्होंने पूरी संरचना को एक नज़र में समझ लिया। जब उसकी नज़र काउंटर पर बैठी बिल्ली पर पड़ी, जो उसे इशारा कर रही थी, तो उसके होंठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। ये दुकानदार काफी दिलचस्प है, उसका काम सुचारू रूप से चल रहा है और वह धन और खजाने को आकर्षित करता है। कहावत है कि हर पेशे में एक उस्ताद होता है। इस दुनिया में फेंग शुई का अध्ययन भी मौजूद है। हालांकि खुद को फेंग शुई का विशेषज्ञ बताने वाले अधिकांश लोग धोखेबाज होते हैं, फिर भी कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास वास्तव में ये कौशल है। आखिरकार फेंग शुई हमारे पूर्वजों द्वारा विरासत में मिली एक अनमोल धरोहर है, और हजारों वर्षों की विरासत के बाद ये स्वाभाविक है कि कुशल व्यक्ति इस तरह के फेंग शुई पैटर्न को व्यवस्थित कर सकते हैं। उसके बाद तांग शियू ने अपनी निगाहें डिस्प्ले केस में रखी विभिन्न जड़ी बूटियों पर घुमाई। उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्हें वास्तव में कई सौ साल पुराना जंगली जिनसिंग मिला, लेकिन जब उसने जंगली जिनसिंग के बगल में कीमत का टैग देखा तो उसके होंठ कुछ बार फड़कने से खुद को रोक नहीं पाए। 7 अंक। कई सौ साल पुराने जंगली जिनसिंग की कीमत 7 अंकों में थी। तांग शियू के मन में यह विचार आया कि अगर वह अमर लोक में स्थित अपने औषधीय उद्यान से सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को पृथ्वी पर बेचने के लिए ले आए, तो शायद वह पूरे ग्रह को खरीद सकता है ना? जैसे जैसे वह धीरे धीरे देखता गया, तांग शियू के चेहरे पर निराशा और गहरी होती गई। अन्य जड़ी बूटी की दुकानों में भी उन्हें जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा था, ठीक वैसे ही यहाँ भी थोड़ी अच्छी चीज बेहद महंगी थी और सस्ती चीजें उनके ध्यान देने लायक नहीं थीं। क्या उसे ऐसे ही घर चले जाना चाहिए? कुछ हिचकिचाहट के साथ डिस्प्ले केस में रखी लगभग सभी जड़ी बूटियों को देखने के बाद उसके कदम एक डिस्प्ले केस के सामने रुक गए और उसने अंदर रखे एक आध्यात्मिक फल को एक अजीब भाव से देखा। पवित्र ड्रैगन फल? क्या इस दुनिया में सचमुच पवित्र ड्रैगन फल मौजूद है? तांग शियू ने अपने दिल में उठे सदमे को गुप्त रूप से दबाया। उसकी निगाहें कीमत पर घूम गईं और वह लगभग जोर से कोसने ही वाला था। इस पवित्र ड्रैगन फल की कीमत मात्र 8,888 युआन थी। ईश्वरीय संसाधनों की कितनी बड़ी बर्बादी है! ईश्वरीय संसाधनों की कितनी बड़ी बर्बादी है! अमर लोक में भी यह पवित्र ड्रैगन फल एक ऐसा पवित्र फल था जिसके लिए अनगिनत शक्तिशाली प्राणी अपनी जान की बाजी लगा देते थे। यदि इसका उपयोग रसायन शास्त्र में किया जाए तो यह निश्चित रूप से अमर लोक में सर्वश्रेष्ठ ग्रैंडमिस्ट दाओ पिल को परिष्कृत कर सकता है। ये जानना जरूरी है कि ग्रैंडमिस्ट दाओ की एक गोली भी एक साधारण व्यक्ति को अमरता प्राप्त करने में सक्षम बना सकती है। यदि इसे निम्न स्तर के अमर प्राणी को दिया जाए तो संभवतः यह उन्हें थोड़े समय में स्वर्ण अमर अवस्था तक पहुंचने में मदद कर सकता है, जिससे वे अनगिनत अमर प्राणियों द्वारा पूजनीय अस्तित्व बन जाएंगे। तांग शियू ने अनुमान लगाया, इस पूरी जड़ी बूटी की दुकान में मौजूद सभी कीमती जड़ी बूटियों का मूल्य 10,000 से गुना करने पर भी शायद इस पवित्र ड्रैगन फल के मूल्य के बराबर नहीं होगा। याद। तांग शियू ने उस महिला दुकानदार को हाथ हिलाकर अभिवादन किया जिसने पहले उसका अभिवादन किया था। महिला दुकानदार मुस्कुराते हुए पास आई और उत्साह से बोली, सर, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? तांग शियू ने पवित्र ड्रैगन फल की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं इसे ले लूंगा। महिला दुकानदार मुस्कुराई और बोली, सर, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। इस फल को स्नैक ड्रैगन फ्रूट कहते हैं। अगर इसे औषधि बनाने में इस्तेमाल किया जाए तो इससे शरीर को बहुत लाभ होता है। दुर्भाग्य से यह आध्यात्मिक फल मिलना बहुत मुश्किल है। हमारे मालिक ने भी कई जान पहचान वालों की मदद से इसे किंघाई से मंगवाया है। और हाँ, इसमें एक और जादुई गुण है। अगर इसे जैट के डिब्बे में रखा जाए तो ये कुछ समय तक सड़ता नहीं है। तांग शियू ने कहा, मुझे दे दो, मैं अभी भुगतान कर दूंगा। ठीक है महोदय, कृपया मेरे पीछे आइए। एक साधारण लेन देन के बाद पवित्र ड्रैगन फल पूरी तरह से तांग शियू का हो गया। ऐसा बहुमूल्य पवित्र फल प्राप्त करने के बाद तांग शियू की आगे फल खोजने की इच्छा समाप्त हो गई। जड़ी बूटी बाजार से निकलते हुए तांग शियू ने अपने पीछे आ रहे गोंग डालोंग पर एक नजर डाली और उदासीनता से पूछा, क्या आपके पास रहने की जगह है? गोंग डालोंग ने कहा, हाँ, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे डर है कि मुझे जल्दी वापस जाना होगा। तांग शियू ने सिर हिलाया, सड़क पर एक टैक्सी रोकी और गोंग डालोंग के साथ नानशा टाउन लौट गई। वह जिया रुएडोंग के मामलों में दखल नहीं देना चाहता था। गोंग डालोंग से मिलने की उसकी इच्छा पूरी तरह से गोंग डालोंग के रवैये के कारण थी।
विला के अंदर तांग शियू ने देखा कि घर पहले ही साफ हो चुका था और वह प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के सफाई कर्मचारियों के काम से काफी संतुष्ट थी। उन्होंने गोंग डालोंग को सोफे पर बैठने का इशारा किया और खुद सामने वाले सोफे पर बैठ गए। मुझे बताओ, मुझे पूरी कहानी बताओ, शुरू से अंत तक, गोंग डालोंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। दरअसल सबसे पहले परेशानी खड़ी करने वाला मेरा छोटा मार्शल ब्रदर जिया ये ले था, जो मेरे गुरु का बेटा भी है। मेरे गुरु के कुल 3 शिष्य हैं। मैं उनका सबसे बड़ा शिष्य हूँ, दूसरा शिष्य झांग टिएचुन है और तीसरा शिष्य जिया ये ले है। कुछ समय पहले मेरे छोटे भाई ने ताश की मेज पर किसी के साथ जुआ खेला, लेकिन उसे फंसाया गया और उसने अपना सारा पैसा खो दिया, यहाँ तक कि उसके नाम पर कई संपत्तियां भी। प्रतिस्पर्धा करने और जीतने के लिए उसने मेरे दूसरे मार्शल ब्रदर झांग टिएचुन को ढूंढा। जुए के कौशल के मामले में मेरा दूसरा मार्शल ब्रदर मेरे जूनियर मार्शल ब्रदर से कहीं बेहतर है। नतीजतन मेरा दूसरा वैवाहिक भाई भी इसमें फंस गया। न केवल उसने अपनी सारी संपत्ति खो दी, बल्कि दूसरे पक्ष से करोड़ों का कर्ज भी ले लिया। इसी प्रकार वे करोड़ों लोग भी मारे गए, क्योंकि उनके पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए मेरे दूसरे और छोटे भाई के पास गुरुजी को इस मामले के बारे में बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शुरू में मेरे मालिक ने जुए के कर्ज चुकाने के लिए करोड़ों रुपये निकालने की योजना बनाई थी और फिर मामला सुलझ जाएगा। हालांकि मेरा छोटा मार्शल भाई अनिच्छुक था और उसने कई दिनों तक गुरुजी को परेशान किया, उनसे बदला लेने में मदद करने का अनुरोध किया। अपने कनिष्ठ मार्शल भाई के आग्रह का विरोध न कर पाने के कारण गुरुजी दूसरे पक्ष के साथ जुआ खेलने चले गए और परिणाम। तांग शियू ने गोंग डालोंग की बात काटते हुए कहा, नतीजा ये हुआ कि दूसरी पार्टी बहुत शक्तिशाली थी और आपका गुरु उनके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाया। फिर उसे बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। गोंग डालोंग ने कड़वाहट से कहा, हाँ, मेरे गुरु को बहुत बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। तांग शियू ने कहा, जब उसका कौशल निम्न स्तर का था तो उसने क्यों नहीं रोका? वह मदद के लिए मेरे पास क्यों आया? गोंग डालोंग ने कहा, जुए की मेज पर एक बार जब आप घाटे में आ जाते हैं तो जुए का उस्ताद भी अपना मानसिक संतुलन खो सकता है। मेरे स्वामी ने दूसरे पक्ष द्वारा उकसाए जाने पर और आवेग में आकर मेरी प्रेमिका की वह पवित्र वस्तु, एकमात्र ज़ैड का झुमका जो उसने स्वामी के लिए छोड़ा था, प्रदर्शित कर दिया। फिर से हार गए, खो गया। गोंग डालोंग ने मुट्ठी भींचकर सिर झुकाते हुए कहा। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, तो भले ही आपके स्वामी को पछतावा हुआ हो, उनके पास दूसरे पक्ष के साथ जुआ खेलना जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, न कि अपनी हारी हुई रकम वापस जीतने के लिए, बल्कि केवल आपकी मालकिन की एकमात्र यादगार वस्तु को वापस पाने के लिए। गोंग डालोंग ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल सही। नतीजतन मेरे गुरु ने बहुत अधिक पैसा उधार लिया और हर दिन दूसरे पक्ष के साथ कई दौर का जुआ खेला, लेकिन उन्हें हर बार बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। गुरु के पास मुझे आपसे मदद मांगने के लिए कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अध्याय 74। स्कूल वापसी। जो जुआरी अपना आपा खो देते हैं, उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। और पैसा खोना एक अथाह गड्ढे के समान है। धन का पहाड़ होने पर भी वह जुए की मेज पर कुछ दावों का सामना नहीं कर सकता। तांग शियू ने स्वयं जुआरियों को सब कुछ हारते हुए देखा था और उन्हें अपने बच्चों, पत्नियों और बूढ़े माता पिता को बेचते हुए भी देखा था। यह एक छिपा हुआ आशीर्वाद है कि जिया रुईदाओ ने अपनी जान जोखिम में डालकर जुआ नहीं खेला। मुझे आपके गुरु और शिष्य की स्थिति के बारे में पहले से ही पता है। अगर और कोई चारा नहीं है तो आप जा सकते हैं। गोंग डालोंग के चेहरे पर हैरानी के भाव छा गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि पूरी कहानी सुनने के बाद तांग शियू उसे बर्खास्त कर देगा। उसका इससे क्या मतलब था? क्या वह मदद करने से इनकार कर रहा था? मास्टर तांग, आप, तांग शियू ने बीच में ही टोकते हुए कहा, क्या मैं ठीक से समझा नहीं पा रही हूँ? मैं इस मामले में सच में मदद नहीं कर सकती। गोंग डालोंग ने मुश्किल से पूछा, क्यों? मेरे गुरु ने कहा था कि जुए में आपकी कुशलता उनसे भी बेहतर है। थोड़े से मार्गदर्शन और प्रशिक्षण से आपके जुए के कौशल मेरे गुरु से कहीं बेहतर होंगे। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, मुझे कुछ बिंदुओं पर आपको सही करने दीजिए। पहली बात, मुझे जुए में कोई दिलचस्पी नहीं है और आपने जिस प्रशिक्षण का जिक्र किया है उसमें तो और भी कम। दूसरा, अगर आप दिन भर पक्षियों का शिकार करते रहेंगे तो अंततः आपको एक हंस चोंच मार देगा। पेशेवर जुआरी बनने के लिए आपको सब कुछ खोने के लिए तैयार रहना होगा। तीसरा, मेरे कॉलेज प्रवेश परीक्षा में केवल 1 महीना बचा है। स्कूल से छुट्टी मिलना तो नामुमकिन है ही, साथ ही मैं अपनी माँ को इसका कारण भी नहीं समझा पाऊंगी। गोंग डालोंग के चेहरे पर बेचैनी झलक रही थी और वह सीधे तांग शियू के सामने घुटने टेककर विनती करने लगा, गुरु तांग, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मेरे गुरु की मदद करें। यदि आप मेरी सहायता करने को तैयार हैं तो मैं न केवल अपने परिवार की सारी संपत्ति आपको सौंप दूंगा, बल्कि अपने स्वामी की वृद्धावस्था में देखभाल करने के बाद मैं आपकी सेवा करने के लिए भी पूरी निष्ठा से तत्पर हूँ। तांग शियू ने गोंग डालोंग को देखा और अचानक उसे अमर लोक से अपने पुराने सेवक की याद आ गई। वह वफादार बूढ़ा नौकर कृतज्ञतावश उसके पीछे पीछे चला गया था। वह सोच रहा था कि तांग शियू पर हुए हमले के बाद उसकी हालत कैसी होगी। गोंग डालोंग ने फिर कहा, मास्टर तांग, विद्यालय के मामले और आपकी माता की चिंता के संबंध में मैं उन्हें सुझाने की जिम्मेदारी लूंगा। मैं आपके लिए किसी भी तरह की परेशानी पैदा नहीं करूंगा। तांग शियू चौंक गई और उलझन में पूछ बैठी, क्या आप इसे हल कर सकते हैं? गोंग डालोंग ने आत्मविश्वास से कहा, मैं कर सकता हूँ। अगर मैं इसका समाधान नहीं कर सका तो मैं आपको दोबारा परेशान नहीं करूंगा। तांग शियू खड़ी हुई और बोली, तो फिर मैं इंतजार करूंगी। गोंग डालोंग बेहद खुश था। उसने शुरू में सोचा था कि तांग शियू को राजी करने में कुछ प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि तांग शियू इतनी आसानी से मान जाएगी। उसी क्षण उनके हृदय में कृतज्ञता की गहरी भावना उमड़ पड़ी। हालांकि ये देखकर कि तांग शियू उसे बाहर ले जा रही थी, उसने तुरंत कहा, मास्टर तांग, मैं आपकी खबर का इंतजार करूंगा। आज काफी देर हो चुकी है, इसलिए मैं अब आपको और परेशान नहीं करूंगा। धीरे धीरे चलो। तांग शियू ने शांत भाव से सिर हिलाया। रात के समय शाही राजधानी में असाधारण रूप से चहल पहल रहती थी। एक सफेद पोश केन ट्रैफिक के बीच से होकर गुजरी। ड्राइवर की सीट पर बैठी कांग शिया मधुर संगीत सुन रही थी, हालांकि उसका मन विचारों में डूबा हुआ था। रिंग रिंग रिंग, फोन की घंटी बजने से उसके विचारों का सिलसिला टूट गया। ब्लूटूथ हेडसेट लगाते हुए उसने जवाब दिया और कहा, ये कांग शिया है।
तांग शियू की जानकारी आपके ईमेल पर भेज दी गई है। हालांकि आपके द्वारा दी गई जानकारी अपर्याप्त होने के कारण मैंने इसे छान लिया और 2 लोग ऐसे हैं जो आपके मानदंडों से मेल खाते हैं। अच्छा, कांग शिया ने अपना हेडसेट उतारा, स्टीयरिंग व्हील घुमाया, आगे आने वाले चौराहे पर दाहिना मोड़ लिया और 100 मीटर गाड़ी चलाने के बाद गाड़ी को सड़क के किनारे रोक दिया। फिर उसने यात्री सीट से अपना लैपटॉप उठाया, जल्दी से अपना ईमेल खोला और चुपचाप पढ़ना शुरू कर दिया। जल्द ही उसके चेहरे के भाव थोड़े अजीब हो गए। उनमें से एक व्यक्ति, जिसका नाम भी तांग शियू था और जो एक लकड़ी व्यापारी था, को उसने तुरंत ही इस संभावना से बाहर कर दिया। लेकिन दूसरा वाला असल में एक हाई स्कूल का छात्र था। कभी प्रतिभाशाली रहा व्यक्ति कार दुर्घटना के बाद निकम्मा बन गया। कांग शिया की कोमल भौहें सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में एक विचारशील भाव झलक उठा। अगर वह टिप्पणी न होती तो शायद वह अपना विचार ही छोड़ देती। कुछ देर बाद उसने लैपटॉप को वापस यात्री सीट पर रख दिया और खुद स्टार सिटी जाने का फैसला किया। उसी नंबर को दोबारा डायल करते हुए कांग शिया ने कहा, एंडी, कृपया कल सुबह के लिए स्टार सिटी की फ्लाइट बुक कर दीजिए। कोई बात नहीं, उस मोहक आवाज ने जवाब दिया, लेकिन वह एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर उत्सुकता से पूछा, बॉस, आप स्टार सिटी क्यों जा रहे हैं? क्या आप तांग शियू से मिलने जा रहे हैं? कांग शिया के होंठ एक चाप में मुड़ गए, चेहरे पर मुस्कान फैल गई और उसने कहा, क्या आप सब आजकल हमेशा उड़ने की शिकायत नहीं करते रहते? मुझे लगता है कि मुझे एक अवसर की आहट सुनाई दे रही है। अगर स्टार सिटी की यह यात्रा सफल रही तो आप सभी को बधाई, आप जल्द ही काम शुरू करने वाले हैं। हुर्रे! उस कामुक आवाज में आश्चर्य का भाव था। कहावत है कि साल की योजना वसंत ऋतु में बनती है और दिन की योजना सुबह में। सुबह सुबह तेज धूप ने धरती को रोशन कर दिया, जिससे दुनिया में गर्माहट और कोमलता का संचार हुआ। तांग शियू, जो कई दिनों से फिर से क्लास से गैरहाजिर थी, आखिरकार स्कूल पहुंच गई। कक्षा 10 में प्रवेश करते ही उसने देखा कि कक्षा अस्त व्यस्त थी और कई छात्र एक साथ इकट्ठा होकर किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। हालांकि युआन चुलिंग कक्षा में चुपचाप बैठा था और अपने हाथ में पकड़ी पाठ्यपुस्तक को देख रहा था। क्या इस बच्चे ने अपना व्यवहार बदल लिया है? तांग शियू अपने आप से बुदबुदाते हुए अपनी सीट की ओर बढ़ा। तांग शियू के कक्षा में प्रवेश करते ही पहले का अराजक वातावरण एकदम शांत हो गया। लगभग सभी छात्रों ने तांग शियू के आगमन को तुरंत देख लिया, उनकी निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। ये दुस्साहसी लड़का आज सच में कक्षा में आया था। क्या उसे शिक्षक हान से डांट सुनने का डर नहीं है? अचानक एक आवाज सुनाई दी, जिससे तुरंत अफरा तफरी मच गई। हाँ, पिछले कुछ दिनों से शिक्षिका हान का मूड खराब लग रहा है और उन्होंने कक्षा के दौरान कई बार तांग शियू की सीट की ओर घूरकर देखा। वह शायद चाहती होगी कि वह इस लड़के को क्लास से बाहर निकाल दे। मैंने घमंडी लोग देखे हैं, लेकिन इतना घमंडी कभी नहीं देखा। वह ऐसे वापस आया जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन शिक्षक हान उससे काफी नाराज थे। ये वास्तव में कष्टप्रद है। एक सड़ा हुआ सेब पूरे डिब्बे को खराब कर देता है। इस लड़के का हमारी कक्षा में आना हमारी बदकिस्मती का ही नतीजा रहा होगा। अगर मैं टीचर हान होता तो मैं उसे झाड़ू से बाहर निकाल देता। अज्ञानी और अक्षम। तांग शियू की सुनने की क्षमता कितनी तेज थी, कक्षा में प्रत्येक छात्र की चर्चा उसे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। हालांकि उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। साधारण लोग साधारण ही रहते हैं और कुछ कहने का कोई फायदा नहीं। ठीक उसी तरह जैसे वह गहन कहावत है, जब लोग मेरी निंदा करते हैं, मुझे धोखा देते हैं, मेरा अपमान करते हैं, मुझ पर हंसते हैं, मुझे नीचा दिखाते हैं, मुझसे नफरत करते हैं और मुझसे झूठ बोलते हैं, तो मुझे इससे कैसे निपटना चाहिए? बस उनके साथ धैर्य रखें, उन्हें सहन करें, उन्हें रहने दें, उनसे बचें, उन्हें बर्दाश्त करें, उनका सम्मान करें, उन्हें अनदेखा करें और कुछ वर्षों में आप देखेंगे। तांग शियू को ये कहावत बहुत पसंद आई। मूर्खों से बहस करने से स्वयं मूर्ख बन जाना ही संभव है। वह मूर्ख नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने उन्हें नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा। बॉस, आप यहाँ हैं। युआन चुलिंग ने आखिरकार तांग शियू के आने पर ध्यान दिया और तुरंत उत्साह से भरे चेहरे के साथ खड़ा हो गया। तांग शियू को युआन चुलिंग की इतनी कड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर थपथपाया और उसे बैठने का इशारा किया, फिर खुद भी बैठ गया। हालांकि जिस बात ने उसे हैरान कर दिया वह ये थी कि आगे की सीट पर बैठी चेंग यानान ने मुड़कर फुसफुसाते हुए कहा, जिसकी आवाज केवल वे तीनों ही सुन सकते थे, तांग शियू, क्या मानव अंगों की तस्करी करने वाले उन अपराधियों को तुमने मारा था? तांग शियू ने अनभिज्ञता जताते हुए पलटकर पूछा, आपका इससे क्या मतलब है? मैं नहीं समझता, चेंग यानान ने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या ये तुम नहीं थे? मेरी बहन ने कहा कि वह एक युवक था और तुम पिछले कुछ दिनों से बिना किसी कारण के कक्षा से अनुपस्थित हो। मुझे लगा था कि जनता के लिए बुराई को खत्म करने और सच्चाई का सामना करने वाला नायक आप ही हैं। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, क्या तुम बहुत ज्यादा वुक्सिया उपन्यास पढ़ रही हो? चेंग यानान का सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह झट से पीछे मुड़ गई। युआन चुलिंग ने चेंग यानान की पीठ पर एक नजर डाली, फिर कृतज्ञता से भरे चेहरे के साथ तांग शियू के करीब झुककर फुसफुसाया, बॉस, धन्यवाद। तांग शियू चौंक गई, फिर अचानक उसे सब समझ आ गया और उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें सब कुछ पता है? युआन चुलिंग ने सिर हिलाकर कहा, मेरी माँ ने मुझे पूरी कहानी बताई और उनके विवरण के आधार पर मुझे पता चल गया कि यह तुमने ही किया है। बॉस, मैं आपकी इस दयालुता को अपने दिल में संजो कर रखूंगा। अब से मैं तुम्हारा छोटा अनुयायी हूँ और तुम मुझे अपने से दूर नहीं कर सकते। भाड़ में जाओ। तांग शियू ने हंसते हुए शाप दिया। उनकी हंसी मजाक के बीच कक्षा में फिर से सन्नाटा छा गया जब कक्षा 10 के प्रधानाध्यापक हान किंगवू एक ठंडे चेहरे के साथ अंदर आए। जब उसने तांग शियू को देखा तो उसने तुरंत गहरी आवाज में कहा, तांग शियू, बाहर आओ। तांग शियू ने अपनी नाक के ऊपरी हिस्से को रगड़ने के लिए हाथ उठाया। हान किंगवू के तीखे लहजे से ही वह समझ गया कि वह गंभीर है। उसने युआन चुलिंग की ओर देखा, जिसका चेहरा सहानुभूति से भरा हुआ था, फिर उसने मेज के नीचे युआन चुलिंग के पैर पर पैर रख दिया। युआन चुलिंग दर्द से चीख उठी, तभी तांग शियू बाहर चली गई। गलियारे में हान किंगवू का चेहरा गंभीर था, उसकी निगाहें तांग शियू पर टिकी हुई थीं और वह काफी देर तक चुप रही। जैसे जैसे समय मिनट दर मिनट बीतता गया, तांग शियू अंततः चुप्पी तोड़ने से खुद को रोक नहीं पाई और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोली, शिक्षक हान, जैसे ही आपने मुझे देखा, आपने तुरंत मुझे बुला लिया। आप मेरे
चेहरे पर फूल तो नहीं ढूंढ रहे हैं? ये सुनकर हान किंगवू तुरंत गुस्से से भड़क उठी और बोली, अब भी तुम में मेरे साथ बदतमीजी और चालाकी करने की हिम्मत है? मानो या न मानो, मैं तुमसे तुरंत निपटूंगा। मुझे बताओ, तुमने कुछ दिन पहले मुझसे झूठ क्यों बोला था? तुमने क्लास बंक की, ये तो काफी बुरा है ही, ऊपर से तुमने मुझे खुद तुम्हें स्कूल से बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया। ये तो सरासर शर्मनाक है। तांग शियू का चेहरा काली रेखाओं से ढका हुआ था। उसने सोचा था कि हान किंगवू उसके स्कूल से अनुपस्थित रहने पर नाराज होगी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसे स्कूल से बाहर ले जाने के लिए कहने पर वह इतनी परेशान हो जाएगी। अपराधबोध महसूस करते हुए तांग शियू ने शर्मिंदगी भरी मुस्कान दी और थोड़ी झिझक के साथ कहा, ओह शिक्षक हान, इसके पीछे एक कारण था। मैं उस समय जल्दी में निकल गया था और आपके साथ हेलो कहने का भी समय नहीं मिला, जो वास्तव में मेरी गलती थी। आपका हृदय उदार है, इसलिए कृपया मुझ जैसे ईमानदार छात्र के स्तर तक न गिरें। तुम ही हो वो जिसका दिल इतना बड़ा है कि नाव चला सकता है। हान किंगवू ने झुंझलाहट में तांग शियू की ओर आंखें घुमाईं और लगभग अपने तिरस्कारपूर्ण शब्द बोल ही दिए। क्या वह एक ईमानदार छात्र था? अगर वह एक ईमानदार छात्र होता तो शायद दुनिया में कोई बेईमान छात्र होता ही नहीं। सच में, कौन सा ईमानदार छात्र खुलेआम क्लास बंक करने की हिम्मत करेगा? और इससे भी ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात यह है कि क्या वे क्लास बंक करते समय अपने हेड टीचर को अपने साथ ले जाने की हिम्मत करते हैं? ठीक है, चूंकि आपने कहा कि कोई कारण था, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर वह कारण क्या था, जिसके कारण आपने इतनी सहजता से कक्षा छोड़ दी। हान किंगवू का इरादा तांग शियू को इतनी आसानी से बरी करने का नहीं था। पिछले कुछ दिनों में उसने जो निराशा महसूस की थी, उसे याद करते हुए उसे लगा कि तांग शियू को अच्छी तरह से समझाना बहुत जरूरी है। अब कॉलेज प्रवेश परीक्षा में ज्यादा समय नहीं बचा था, इसलिए उसे ये सुनिश्चित करना था कि तांग शियू कड़ी मेहनत से पढ़ाई करे और परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त करे। अध्याय 75, पहली मुलाकात। शिक्षक हान, जब आप पानी खरीदने सुपरमार्केट गए थे तो संयोग से मेरी मुलाकात एक परिचित से हुई जो गंभीर रूप से बीमार थे। मुझे पारंपरिक चीनी चिकित्सा का थोड़ा बहुत ज्ञान है, इसलिए वे मुझे अपने साथ ले गए। मैं पिछले कुछ दिनों से उनका इलाज कर रहा था और आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। मैंने उन्हें कल ही ठीक किया। तांग शियू ने पहले से ही योजना बना रखी थी और बिना पलक झपकाए झूठ बोल दिया। हान किंगवू ने गुस्से से जवाब दिया, बकवास। अगर तुम्हें किसी की मदद भी करनी होती तो इतनी जल्दी में क्यों जाते? रुको, तुम्हें कब से पारंपरिक चीनी चिकित्सा का ज्ञान हो गया? मुझे लगता है तुम सिर्फ हवाबाजी करते हो और तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तांग शियू ने अन्याय का रोते हुए कहा, गुरुजी हान, जो अपने वचन के पक्के होते हैं वे हमेशा अपनी बात पर कायम रहते हैं। अगर मुझे दुनिया के सारे लोगों को धोखा देना पड़े तो भी मैं आपको धोखा देने की हिम्मत नहीं करूंगा। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं आपको उनका फोन नंबर दे सकता हूं और आप उनसे सीधे बात कर सकते हैं। वास्तव में हान किंगवू अब आधा विश्वास कर रही थी, आधा संदेह कर रही थी। तांग शियू ने सीना तानकर जोर से कहा, शुद्ध सोने से भी ज्यादा सच्चा। और हाँ, अगर मैं आपको उसका नाम बताऊं तो शायद आपने उसके बारे में सुना होगा। उसका नाम चेन झिझोंग है, एक व्यापारी, और मेरे पास गवाह भी है। आपने लॉन्ग हानवेन के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? लॉन्ग ग्रुप उसी के परिवार का है। हान किंगवू ने अपनी आंखें घुमाईं। अभी कुछ ही पल पहले तक वह तांग शियू की बातों पर आधा अधूरा विश्वास कर रही थी, लेकिन पल भर में वह थोड़ा सा विश्वास भी गायब हो गया। चेन झिझोंग, लांग हैनवेन, बेशक उसने इन दोनों लोगों के बारे में सुना था। सिर्फ उसने ही नहीं बल्कि स्टार सिटी के 99% लोगों ने उनके नाम सुने थे। लेकिन तांग शियू कौन था? एक साधारण हाई स्कूल का छात्र। भला वह इतने उच्च पदस्थ व्यक्तियों को कैसे जान सकता था? तथापि उसने तांग शियू को इसलिए बुलाया क्योंकि वह अपना गुस्सा निकालना चाहती थी और पढ़ाई के प्रति तांग शियू के रवैये को सुधारना चाहती थी। इसलिए चाहे तांग शियू झूठ बोल रही हो या झूठ, वह इस मामले में गहराई से नहीं जाना चाहती थी। तांग शियू, मुझे परवाह नहीं कि तुम जो कह रही हो वह सच है या झूठ। संक्षेप में बस इतना याद रखो, कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले आखिरी 3 दिनों में मैं स्कूल के कई शिक्षकों से तुम्हारे लिए एक अभ्यास परीक्षा तैयार करने के लिए कहूंगी। अगर तुम्हारा स्कोर पिछली बार जैसा अच्छा नहीं रहा तो सावधान रहना, स्कूल तुम्हारी प्रवेश परीक्षा की योग्यता रद्द कर सकता है। वास्तव में सब कुछ परिणामों पर ही निर्भर करता है। तांग शियू मन ही मन मुस्कुराया और हान किंगवू को बार बार सैन्य प्रतिज्ञाएं दी। अगर तुम्हारे पास कौशल नहीं है तो ये काम मत लो। अपने स्तर को देखते हुए वह अभ्यास परीक्षा से स्वाभाविक रूप से नहीं डरता था। कक्षा में वापस आकर तांग शियू ने युआन चुलिंग को उसकी ओर आंख मारते हुए देखा। उसकी आंखों में शरारत भरी हुई थी। बॉस, आपने उस दिन क्लास बंद करने के बाद टीचर हान को मैसेज भेजा था, है ना? उसमें क्या था? क्या उसी मैसेज को पढ़कर टीचर हान का चेहरा सभी सहपाठियों की निगाहों के सामने लाल हो गया था? उस दिन तांग शियू ने एक पल सोचा, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। युआन चुलिंग के चुगली भरे चेहरे को देखकर उसने मन ही मन सिर हिलाया और उसे अनदेखा कर दिया। 10,000 उत्पत्ति शून्य ब्रह्मांड स्वर्ग पहुंच कला के दूसरे चरण, त्वचा पीसने के चरण तक पहुंचने के लिए बड़ी संख्या में औषधीय जड़ी बूटियों की आवश्यकता थी और कई बहुमूल्य मुख्य सामग्रियां अभी तक नहीं मिली थीं। इसलिए तांग शियू को फिलहाल साधना को स्थगित करके जल्द से जल्द सभी औषधीय जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने का प्रयास करना पड़ा। पैसा कमाने के लिए उसने पहले ही जाल बिछा रखा था, बस बड़े मौके का इंतजार कर रहा था। उसे पूरा भरोसा था कि अगर कांग शिया मान जाए तो वह अपने 2 फॉर्मूले, त्वचा को पोषण देने वाली ओस और दाग धब्बे हटाने वाली क्रीम से खूब पैसा कमा सकता है। तब उन्होंने उन चीजों की समीक्षा की जो उन्हें हाल ही में करनी थी। तांग शियू, तू कमीना कंगाल, तूने मेरे माता पिता का क्या बिगाड़ा है? कक्षा के दरवाजे पर अचानक बिजली कड़कने जैसी भयंकर गर्जना गूंजी। इसके तुरंत बाद सू जियांगफेई ने 100 मीटर की रफ्तार से दौड़ते हुए अपने नुकीले दांतों और पंजों से तांग शियू पर हमला कर दिया। हालांकि उसने तांग शियू की ताकत देखी थी, लेकिन इस समय उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता ने गुस्से में आकर घर के सारे उपकरण तोड़ दिए थे और उसकी मां सोफे पर बैठी आंसू पोंछती हुई बेसुध पड़ी थी। उसकी इच्छा थी कि वह तांग शियू की खाल उतारकर उसे 1000 टुकड़ों में फाड़ दे। युआन चुलिंग ने अचानक ऊपर देखा, उसकी आंखें पल भर में चौड़ी हो गईं।
जैसे ही सू जियांगफेई तांग शियू पर झपटने ही वाला था, युआन चुलिंग खड़ा हो गया, एक जोरदार लात मारी और सू जियांगफेई को कई मीटर दूर फेंक दिया, जो जोर से एक मेज पर जा गिरा। आह! सू जियांगफेई के मुंह से सुअर जैसी दर्द भरी चीख निकली। तांग शियू ने माथे पर चोट लगने के बावजूद उठने की बेताब कोशिश कर रहे सू जियांगफेई को देखते हुए भौहें चढ़ा लीं और ठंडे लहजे में कहा, सू जियांगफेई, अगर तुम बीमार हो तो तुरंत मानसिक अस्पताल जाओ। अगर तुम बीमार नहीं हो तो मुझे उकसाओ मत। मैं तुम्हारे घमंडी माता पिता को उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकता और मैं उनसे निपटने में बहुत आलसी हूँ। तो उनके साथ असल में क्या हुआ है, ये तुम्हें अस्पताल में जांच कराने पर पता चल जाएगा। सू जियांगफेई की आंखों से मानो आग निकल रही थी। उसने तांग शियू को घूरते हुए दहाड़ लगाई, जरूर तू ही होगा कमीने, जिसने कुछ किया है, वरना मेरे पिताजी तुझ पर चिल्लाते हुए चीजें नहीं तोड़ते। मुझे बता, तूने मेरे माता पिता के साथ क्या किया है, वरना जब तक हम में से कोई एक मर नहीं जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तांग शियू ने ताना मारते हुए कहा, हम में से किसी एक के मरने तक चैन से नहीं बैठोगे। सिर्फ तुमने मुझे फंसाया था, और अगर मैं नर्म दिल न होता तो तुम शायद अभी जेल में होते। चेंग यानान अचानक अपनी सीट से खड़ी हो गई। उसने उग्र चेहरे वाली सू जियांगफेई को देखा और अपनी स्पष्ट मधुर आवाज में कहा, सू जियांगफेई, लगता है उस मामले को मेरी बहन ने ही संभाला था। मैंने एक बार अपनी बहन को ये कहते सुना था कि तांग शियू को फंसाने का काम तुमने और तुम्हारी बहन ने ही किया था। और यह कक्षा है, मुझे उम्मीद है कि तुम कक्षा में कोई गड़बड़ नहीं करोगी, वरना अगर मामला बढ़ा तो स्कूल तुम्हारी कॉलेज प्रवेश परीक्षा की योग्यता रद्द कर देगा। सू जियांगफेई का चेहरा पल भर में लाल हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि चेंग यानान इस समय आगे आकर तांग शियू का पक्ष लेगी, और अतीत की वह शर्मनाक घटना अब चेंग यानान के माध्यम से सभी सहपाठियों को पता चल गई थी। घोर अपमानित होने का क्या अर्थ होता है? सू जियांगफेई को ठीक यही महसूस हो रहा था। इस समय उसे तांग शियू और चेंग यानान से और साथ ही युआन चुलिंग से भी नफरत हो रही थी, जिसने अभी अभी उसे लात मारी थी। अगर नजरें मार सकती तो वह अपनी निगाहों से उन तीनों को 1000 बार मार डालता। पल भर में ही कक्षा में मौजूद सभी छात्र हंगामा करने लगे। हे भगवान, क्या ये सच है? सू जियांगफेई ने सचमुच तांग शियू को फंसाया। मैं पहले तांग शियू को एक बिगड़ैल इंसान समझती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि सू जियांगफेई इतनी बुरी साजिशों में डूबी होगी। आप किसी व्यक्ति का चेहरा तो जान सकते हैं, लेकिन उसका दिल नहीं। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि सू जियांगफेई इतनी बेशर्मी से कुछ करेगी। उनकी बातों से तो लगता है कि तांग शियू और सू जियांगफेई के परिवार एक दूसरे को जानते हैं। क्या उनके दोनों परिवारों के बीच किसी तरह की दुश्मनी है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने उसे गलत समझा था। मैं पहले सू जियांगफेई को अच्छा समझता था, लेकिन अब मैं उसके चरित्र को पूरी तरह समझ गया हूँ। भविष्य में अगर मुझे उससे बातचीत करनी भी पड़े तो मुझे उससे सावधान रहना होगा। सू जियांगफेई एक ऐसा षड्यंत्रकारी है। इसी क्षण कक्षा के द्वार पर एक सुंदर आकृति प्रकट हुई। उसका आकर्षक चेहरा, सुडौल काया और फैशनेबल पोशाक उसे बेहद खूबसूरत बना रही थी। सू जियांगफेई ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह इस समय शर्म और गुस्से से भरा हुआ था। उसकी तीखी निगाहें चेंग यानान से हटकर तांग शियू पर पड़ीं और वह दहाड़ते हुए बोला, तांग उपनाम वाले, तुम हमेशा औरतों के पीछे छिपते हो। तुम किस तरह के हीरो हो? अगर हिम्मत है तो मुझसे आमने सामने लड़ो। जो पुरुष महिलाओं के पीछे छिपता है वह सचमुच नायक नहीं होता, लेकिन जो पुरुष मेरी दिलचस्पी जगा सकता है, कांगशिया, मुझे नहीं लगता कि वह उस श्रेणी में आता है। कांगशिया कक्षा में दाखिल हुई और तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अपने अहंकार और रानी जैसे व्यवहार के साथ वह मुड़कर खड़े हुए सू जियांगफेई के पास गई और फिर बोली, मुझे आपकी एक गलती सुधारने दीजिए। नायक होने का मतलब हमेशा लड़ना ही नहीं होता। मेरा मानना है कि जो लोग मुंह से समस्याओं का समाधान करते हैं वे या तो मजबूर होते हैं या फिर मूर्ख होते हैं। आप खुद को किस श्रेणी में रखते हैं? मैं सू जियांगफेई के चेहरे पर गुस्सा जम गया। वह कांगशिया को निहारने लगा, जिसकी सुंदरता उनके क्लास टीचर हान किंगवू से किसी भी तरह कम नहीं थी। उसने मुंह खोला, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। कांगशिया ने सू जियांगफेई को तिरछी नजर से देखा, फिर तांग शियू की ओर मुड़कर अपना हाथ बढ़ाया और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपकी उम्र वाकई सुखद आश्चर्य है। तांग शियू ने शांत भाव से उनका हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि स्वर्ण पदक विजेता दिग्गज मैनेजर सुश्री कांगशिया इतनी मनमोहक रूप से सुंदर होंगी। ये बात करने का स्थान नहीं है, चलिए कहीं और चलते हैं। ठीक है, कांगशिया ने अपने कंधे उचका दिए। तांग शियू ने सू जियांगफेई की ओर दोबारा नहीं देखा। उसकी घोर उपेक्षा उसे एक जोरदार थप्पड़ से भी ज्यादा चुभी। कक्षा से बाहर निकलने के बाद तांग शियू ने देखा कि उनके क्लास टीचर हान किंगवू दस्तावेजों का एक मोटा बंडल लेकर उनकी ओर आ रहे हैं। तांग शियू, क्या तुम फिर से क्लास बंक कर रहे हो? जब हान किंगवू ने तांग शियू को कक्षा से बाहर जाते देखा तो उसे तुरंत एक बार धोखा खाने के बाद दोबारा सावधान रहने वाली भावना का आभास हुआ और उसने जोर से आवाज लगाई। तांग शियू का चेहरा थोड़ा असहज हो गया था, खासकर जब कांगशिया उसके पीछे पीछे चल रही थी। कांगशिया ने भी तांग शियू को एक अजीब नजर से देखा, फिर हान किंगवू की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए अपने होंठ सिकोड़ लिए। तांग शियू से यह उसकी पहली मुलाकात थी, लेकिन उसे ये युवक जो उससे 5-6 साल छोटा था बहुत दिलचस्प लगा। कुछ कदम आगे बढ़ते हुए कांगशिया ने हान किंगवू की ओर हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, आप तांग शियू के क्लास टीचर हैं? मैं कांगशिया हूँ, तांग शियू की दोस्त। मुझे उससे कुछ बातें करनी है। क्या उसे कुछ समय की छुट्टी मिल सकती है? मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे चाहिए। हान किंगवू ने कांगशिया को देखा, फिर तांग शियू को। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हाल ही में क्या हो रहा है। इतने सारे लोग तांग शियू से क्यों मिलना चाहते हैं? अभी कुछ देर पहले ही प्रधानाचार्य ने उसे दफ्तर बुलाया था और आदेश भरे लहजे में तांग शियू को 1 हफ्ते की छुट्टी देने को कहा था। उसके लिए सबसे मुश्किल बात यह थी कि उसे तांग शियू की मां से झूठ बोलना पड़ रहा था। उन्हें बताना पड़ रहा था कि तांग शियू किसी विषय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दूसरे शहर जा रही है। नमस्ते, चूंकि आपके पास कुछ काम है तो आप कर लीजिए। कांगशिया ने हल्के से सिर हिलाया और आगे बढ़ते हुए चली गई। तांग शियू मुस्कुराई, हैं गुरुजी, तो मैं जा रही हूँ। इस बार इसे क्लास बंक करना नहीं माना जाएगा। भाड़ में जाओ।
हान किंगवू ने अपने दिल में उठ रही अजीब सी भावना को दबाया और शरारती अंदाज में उसे डांटा। तांग शियू मुस्कुराया। हान किंगवू के पास से गुजरते हुए उसके कदम एक पल के लिए रुके और उसने फुसफुसाते हुए कहा, टीचर हान, सच कहूं तो आप कांग शिया से ज्यादा सुंदर हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। ये कहने के बाद वह कांग शिया से मिलने के लिए तेजी से निकल पड़ा। ये बदमाश, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे छेड़छाड़ करने की। हान किंगवू को हंसी और आंसू दोनों आ रहे थे। उसने तांग शियू को जाते हुए गुस्से से देखा और कक्षा की ओर चल पड़ी। अध्याय 76। अपने नियोक्ताओं पर भरोसा करें, कृपया इसे प्राप्त करें। स्टारबक्स कॉफी शॉप। तांग शियू और कांग शिया आमने सामने बैठे थे। दोनों में से किसी ने भी पहले बात नहीं की, बल्कि एक दूसरे को निहार रहे थे। तांग शियू को कॉफी पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने सादे पानी का गिलास पकड़ रखा था। कांग शिया को चम्मच से कॉफी को आराम से हिलाते हुए देखकर तांग शियू खिड़की से बाहर देखने लगे। कांग शिया का कॉफी हिलाता हुआ हाथ अचानक रुक गया। उसने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, फिर तुरंत शांत हो गई। उसे एहसास हुआ कि वह तांग शियू के इरादों को नहीं समझ पा रही है। यह एहसास बहुत अजीब था, इतना अजीब कि उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था। ये जानना जरूरी है कि वह बहुत कम उम्र में ही समाज में प्रवेश कर चुकी थी और व्यापार जगत में अपने 7-8 वर्षों के संघर्ष में उन्होंने अनगिनत लोगों से मुलाकात की, फिर भी उनमें से केवल कुछ ही ऐसे थे जिन्हें वह समझ नहीं पाई। और वे सभी व्यापार जगत के अभिजात वर्ग में भी सबसे ऊंचे दर्जे के लोग थे, बेहद धनी और शक्तिशाली हस्तियां। तांग शियू। अंततः कांग शिया खुद को रोक नहीं पाई और चिल्ला उठी। तांग शियू ने अपना सिर घुमाया और शांत भाव से कहा, मुझे लगा कि मिस कांग इतनी दूर स्टार सिटी तक सिर्फ मुझे देखने के लिए आए हैं। पफ। कांग शिया अपनी हंसी नहीं रोक पाई और सिर हिलाते हुए बोली, तुम बहुत ही दिलचस्प नौजवान हो। मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजेदार। सच कहूं तो मुझे तुम में दिलचस्पी हो गई है। तांग शियू ने हंसते हुए कहा, तुम भी तो इतने बूढ़े नहीं हो, मुझे इतनी तीखी निगाहों से मत देखो। और मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगी, मुझ में कभी दिलचस्पी मत लेना, वरना तुम्हें पछतावा होगा। कांग शिया क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने रुचि से पूछा, मुझे इसका पछतावा क्यों होगा? तांग शियू ने कहा, एक कहावत है, एक बार जब कोई स्त्री किसी पुरुष में रुचि लेने लगती है तो वह उसके कोमल जाल में फंसने से ज्यादा दूर नहीं होती। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे प्यार करो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरी अच्छी तरह सेवा करो और मेरे लिए पैसे कमाओ। हा 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 हा। कांग शिया अपनी हंसी नहीं रोक पाई और हंसते हंसते उसकी आंखों से लगभग आंसू निकल आए। दिलचस्प, वाकई बहुत दिलचस्प। तांग शियू, चाहे आज हम सहयोग समझौते पर पहुंचे या न पहुंचे, मैं फिर भी तुम्हारा दोस्त रहूंगा, दोस्त। तांग शियू के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई, उसकी जगह उदासी छा गई। अमरलोक में 10,000 वर्षों के अपने जीवन में अगर दोस्तों पर उसका अत्यधिक भरोसा न होता तो वह इस दुखद स्थिति में कैसे पहुंच जाता। उसका स्वर और भी ठंडा हो गया और उसने कहा, मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं है, मुझे केवल अधीनस्थों की जरूरत है। अगर तुम्हारा यही इरादा है तो मैं तुम्हें इस पर पुनर्विचार करने की सलाह देता हूँ। कांग शिया की मुस्कान जम गई। उसने तांग शियू को एक अजीब नजर से देखा और काफी देर बाद धीरे से बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी सलाह मानती हूँ। अब बात करते हैं, मुझे अपने वश में करने के लिए तुम किन क्षमताओं का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हो? तांग शियू ने सीधे कहा, 3 पहलू हैं। पहला, मैं आपको प्रतिबंधित नहीं करूंगा। दूसरा, मेरे पास तकनीक है। तीसरा, मेरा अनुसरण करके आप पैसा कमा सकते हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। कमजोरी, ये कांग शिया की कमजोरियां थीं और हर पहलू में उसके पास मना करने का कोई कारण नहीं था। हालांकि वह आसानी से समझौता करने वाली नहीं थी। तांग शियू को गहरी निगाहों से देखते हुए कांग शिया ने पूछा, जहां तक मुझे पता है श्री तांग ने कोई कंपनी पंजीकृत नहीं कराई है। इसके अलावा मैंने उत्पाद की प्रभावशीलता की जांच भी नहीं की है। तांग शियू ने अपनी जेब से चीनी मिट्टी की 2 छोटी बोतलें निकाली, उन्हें कांग शिया के सामने मेज पर रखा और शांत भाव से कहा, एक बोतल स्किन कंडेंसिंग ड्यू की और एक बोतल स्कार रिमूवल क्रीम की। इन्हें ले जाकर इनके असर को परखें, आपको 1 हफ्ते के अंदर परिणाम दिख जाएंगे। कंपनी के पंजीकरण का काम मैंने अभी तक नहीं किया है, अगर आपको इसकी जरूरत हो तो ये कुछ दिनों में हो जाएगा। कांग शिया ने सीधे चीनी मिट्टी की 2 बोतलें उठाईं और पूछा, पंजीकृत पूंजी कितनी है? तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। कांग शिया ने तांग शियू की ओर उदासीन भाव से देखा और कहा, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम बिना पैसे के कंपनी पंजीकृत करना चाहते हो? और तुमने शेखी मारी थी कि तुम मेरी बड़ी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में मेरी मदद कर सकते हो। तांग शियू ने कहा, ऐसा नहीं है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। मैंने पहले ही अपने 5% शेयर 20 मिलियन में बेच दिए हैं। हालांकि मुझे उम्मीद है कि कंपनी को पंजीकृत करने में मेरी मदद करने वाला व्यक्ति आप ही होंगे और इसके भविष्य के संचालन की जिम्मेदारी भी आप ही लेंगे। 5% शेयर 20 मिलियन में बिका। कांग शिया अवाक रह गई। उसे अचानक लगा जैसे उसने कोई बड़ा मजाक सुना हो। जब कंपनी पंजीकृत ही नहीं हुई थी तब उसके शेयर कैसे बेचे जा सकते थे, और वो भी इतनी ऊंची कीमत पर? श्रीमान टैंग, अगर आप इतने बेईमान हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस चर्चा को जारी रखने की जरूरत है। मुझे एक सच्चा बॉस चाहिए, न कि एक ऐसा घमंडी व्यक्ति जो केवल डींगे हाँकना जानता हो। तांग शियू कुछ देर चुप रहा, फिर उसने अपना फोन निकाला और लॉन्ग जेंग्यू का नंबर डायल किया। भाई तांग, आप मुझे ढूंढ रहे हैं? फोन पर लॉन्ग जेंग्यू की आवाज सुनाई दी। तांग शियू ने कहा, मुझे अभी आपके $20 मिलियन के निवेश की जरूरत है। अगर आप आधे घंटे के भीतर स्टार सिटी फर्स्ट हाई स्कूल के पास स्थित स्टारबक्स कॉफी शॉप में पैसे पहुंचा सकते हैं तो मैं आपके निवेश के लिए तैयार हो जाऊंगी, अन्यथा मैं अन्य शेयरधारकों की तलाश कर लूंगी। ठीक है। लॉन्ग जेंग्यू ने सीधे फोन काट दिया। कांग शिया ने तांग शियू को हैरानी से देखा। आधे घंटे में 20 मिलियन डिलीवर? क्या वह सच कह रहा है? तांग शियू लॉन्ग जेंग्यू की क्षमताओं को अच्छी तरह जानता था। आधे घंटे में 20 मिलियन तो दूर की बात है, अगर उसे 10 मिनट भी दिए जाते तो वह शायद पैसा पहुंचा देता। बस उसका कोई अधीनस्थ अधिकारी आसपास ही होता। समय बीत गया। पलक झपकते ही 20 मिनट बीत गए। कांग शिया तांग शियू को देखती रही, जो न तो चिंतित था और न ही अधीर, और चुप रही, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की एक भावना बढ़ने लगी। अगर कोई सचमुच आधे घंटे में 20 मिलियन दे सकता है तो ये साबित हो जाएगा कि तांग शियू शेखी नहीं बघा रहा था और शायद उसकी मजबूत
क्षमताओं का भी प्रदर्शन होगा। ठीक इसी क्षण अच्छे कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी दौड़ता हुआ कॉफी शॉप में दाखिल हुआ। चारों ओर देखने के बाद उसने जोर से पूछा, मिस्टर तांग शियू कौन है? तांग शियू ने अपना हाथ उठाया, खड़ा हुआ और पास आते हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा। मैं तांग शियू हूँ। क्या आपको लॉन्ग जेंग्यू ने भेजा है? अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने आदरपूर्वक कहा, जी हाँ। बॉस लॉन्ग इस समय यांग शहर के रास्ते में है और सचमुच आधे घंटे में नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्होंने मुझे आपको पैसे देने के लिए भेजा है। श्रीमान तांग, कृपया ये बैंक कार्ड संभाल कर रखें, इसमें 20 मिलियन है और पासवर्ड कार्ड के पीछे लिखा हुआ है। तांग शियू ने बैंक कार्ड लिया, उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को जाने का इशारा किया और फिर उसे सीधे कांगशिया के सामने रखते हुए बेपरवाही से कहा, आप इस बैंक कार्ड में मौजूद पैसे खुद देख सकते हैं। कांगशिया ने झटपट अपना फोन निकाला और जल्दी से देखने के बाद उसके चेहरे के भाव काफी बदल गए। अविश्वास के साथ साथ सुखद आश्चर्य का भी भाव था। काफी समय बाद उसने धीरे से बैंक कार्ड तांग शियू को वापस देते हुए गंभीरता से कहा, श्री तांग, आपने अपनी काबिलियत साबित कर दी है। अगर मैं दोनों कॉस्मेटिक्स का परीक्षण करूं और उनके अच्छे परिणाम बिना किसी दुष्प्रभाव के हों, तो मुझे लगता है कि मैं आपके साथ जुड़ने के लिए सहमत हो जाऊंगी। तांग शियू ने बैंक कार्ड नहीं लिया, बल्कि शांत भाव से कहा, मुझे अपने उत्पादों पर पूरा भरोसा है। मैं फॉर्मूला आपके मोबाइल फोन के इनबॉक्स में टेक्स्ट मैसेज के जरिए भेज दूंगा। आप इस 20 मिलियन को फिलहाल शुरुआती पूंजी के तौर पर रख सकते हैं। अगर नतीजे अच्छे रहे तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना वादा पूरा करेंगे। कांगशिया ने आश्चर्य से पूछा, क्या आप मुझ पर इतना भरोसा करते हैं? तांग शियू ने कहा, जिस पर आपको शक हो उसका इस्तेमाल मत करो और जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हो उस पर शक मत करो। कई लोगों को ये 20 मिलियन की रकम बहुत बड़ी लग सकती है, लेकिन मेरी नज़र में यह मामूली रकम है। मुझे लगता है कि इस छोटी सी रकम का इस्तेमाल करके पहली बार आपकी परीक्षा लेना उचित है। कांगशिया ने उन्हें अंगूठा दिखाते हुए तारीफ की, महान लोग छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों कॉस्मेटिक्स का असर वैसा ही होगा जैसा आपने बताया है। अगर ऐसा है तो मैं आपके लिए काम कर सकती हूँ। बस एक आखिरी सवाल, इस शुरुआती निवेश के अलावा आप बाद में और कितना पैसा लगाएंगे? तांग शियू कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मुझे नहीं पता नहीं। कांगशिया ने तांग शियू को अजीब नजरों से देखा। उसे अचानक लगा कि तांग शियू मानो मुफ्त में कुछ पाने की कोशिश कर रहा है। कुछ पल हिचकिचाने के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि श्री तांग इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो मैं इसे बदल देती हूँ। अगर मैं आखिरकार शामिल हो जाती हूँ तो मुझे किस तरह का व्यवहार मिलेगा? तांग शियू ने बिना किसी झिझक के कहा, 10% शेयर। केवल 10%? कांगशिया ने आश्चर्य से पूछा। तांग शियू ने शांत भाव से कहा, केवल 10%। कांगशिया ने कंधे उचकाते हुए हंसते हुए कहा, 10% ही ठीक है। मुझे बस उम्मीद है कि भविष्य में जब कंपनी और बड़ी हो जाएगी तो आप मुझे बाहर नहीं निकालेंगे। तांग शियू ने कहा, मेरे पास कंपनी का प्रबंधन करने का समय नहीं है, मुझे अपने लिए काम करने के लिए सक्षम लोगों की आवश्यकता है। कांगशिया ने हंसते हुए कहा, मैं समझ गई। चूंकि जो कुछ कहना था कह दिया गया है, मैं अब चलती हूँ। तांग शियू ने सिर हिलाया। कांगशिया ने हैरानी से पूछा, क्या तुम वापस स्कूल नहीं जा रहे हो? तांग शियू मुस्कुराई, मैंने स्कूल में जो कुछ सीखना था वह सीख लिया है। वहाँ रहना थोड़ा नीरस लगता है। यहाँ का माहौल अच्छा है, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। कांगशिया ने व्यंग्यपूर्ण ढंग से हंसते हुए कहा, लगता है मैंने तुम्हारे लिए बहुत कम छुट्टी मांगी थी। यह सही है? हाँ। कांगशिया के जाने के बाद तांग शियू को पता चल गया कि उसने सचमुच उसे मना लिया है। कंपनी का पंजीकरण, स्थापना और संचालन सब कुछ कांगशिया को सौंपा जा सकता था। लॉन्ग जेंग्यू की मदद से शुरुआती चरण सुचारू रूप से चलने चाहिए। हालांकि कांगशिया द्वारा अतिरिक्त धन के बारे में पूछे गए सवाल ने उसे थोड़ा निराश कर दिया था। अगर गोंग डालोंग सचमुच मेरी माँ से यह बात छुपाकर मुझे छुट्टी दिलवा सकता है तो मैं उसके साथ जाने पर विचार कर सकता हूँ। एक तरफ तो मैं जिया रुईडोंग की मदद कर सकता हूँ और दूसरी तरफ कुछ पैसे कमा सकता हूँ। तांग शियू ने मन ही मन सोचा। रिंग रिंग रिंग, फोन की घंटी बजने से तांग शियू के विचारों में खलल पड़ा। जब तांग शियू ने अपना फोन निकाला और कॉलर आईडी देखी तो उसे तुरंत सिर दर्द होने लगा। हान किंगवू का फोन था। छुट्टी के समय में अभी भी आधे घंटे से ज्यादा का समय था, है ना? क्या उसे डर था कि मैं फिर से भाग जाऊंगा? कुछ देर सोचने के बाद भी उसने जवाब देना ही चुना। हेलो तांग शियू, तुम्हारी माँ स्कूल में है, तुम्हें जल्दी आना चाहिए। हान किंगवू की आवाज फोन पर सुनाई दी। तांग शियू का चेहरा बदल गया और उसने जल्दबाजी में पूछा, टीचर हान, मेरी माँ स्कूल में क्यों है? हान किंगवू ने कहा, मुझे पूरी तरह से पता नहीं है कि मामला क्या है। लगता है यह आपके चाचा के मामले से जुड़ा है। खैर, लौटने पर आपको पता चल जाएगा। और हाँ, सू जियांगफेई आपका चचेरा भाई है ना? लगता है उसे आपकी माँ से गहरी दुश्मनी है। धत तेरी की। तांग शियू ने मन ही मन शाप दिया। सू जियांगफेई उससे नफरत करता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके मन में उसकी माँ के प्रति गहरी दुश्मनी थी। उसे डर था कि उसके वापस आने से पहले सू जियांगफेई उसकी माँ को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ कर सकता है। अध्याय 77, दयालु माँ। तांग शियू ने तेजी से कदम बढ़ाया। जब वह स्कूल लौटा तो उसने अपनी माँ को दफ्तर में अपने क्लास टीचर हान किंगवू के साथ बातचीत करते हुए पाया। ये देखकर तांग शियू का दिल, जो पहले बहुत चिंतित था, धीरे धीरे शांत हो गया। वह सोचने लगा कि क्या उसे अपनी माँ की गुप्त रूप से रक्षा करने के लिए किसी को नियुक्त करना चाहिए। क्या होगा अगर एक दिन वह किसी शक्तिशाली दुश्मन को उकसा दे और वे उस पर पलटवार न कर सके तो वे उसकी माँ पर ही हमला कर दें। मम्मी, आप स्कूल क्यों गई हैं? तांग शियू ने अपनी माँ की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा। सू लिंग्यू ने अपने बेटे को आते देखा और तुरंत आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और जल्दबाजी में पूछा, शियू, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुमने अपने चाचा के परिवार के साथ क्या किया? उनकी पत्नी और वह आज हमारे रेस्तरां में रोते रोते और घुटनों के बल बैठकर तुमसे माफी मांग रहे थे। आखिर हुआ क्या है? तांग शियू कुछ पल चुप रही, फिर बोली, माँ, कुछ दिन पहले मैं कुछ सामान खरीदने बाहर गई थी और वहाँ मेरी मुलाकात सू शांगविन और झांग मियून से हो गई। उन्होंने मुझे देखते ही मेरा अपमान करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके मुझे स्कूल से निकलवाने की कोशिश भी की। उस समय मैं अपने एक दोस्त के साथ थी।
मेरे दोस्त का परिवार शांगविन रियल एस्टेट से 100 गुना बड़ा कारोबार चलाता है। क्योंकि मेरे दोस्त ने मेरा बचाव किया, इसलिए सू शांगविन ने उसका भी अपमान किया। हम में से किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि मेरे दोस्त के पिता वहां से गुजर रहे होंगे और तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गए और सू शांगविन को सबक सिखाने की कसम खा ली। अगर मुझे गलत याद नहीं है तो उन्होंने शायद सू शांगविन के खिलाफ कार्रवाई भी की है, इसीलिए वह आपसे विनती करने आए हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि मैं उनके लिए सिफारिश कर दूंगी। सू लिंग्यू के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उनके चेहरे पर गुस्से का भाव था और उन्होंने आक्रोश से कहा, सू शांगविन, ऐसा कैसे कर सकते हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम उनके सगे भतीजे हो। वो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? बेटा, चिंता मत करो। अगर उन्होंने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके तुम्हें स्कूल से निकलवाने की हिम्मत की तो मैं उनसे लड़ूंगी। उनके बगल में बैठी हान कीगू ने भी नाराजगी जाहिर की। उसे पहले तांग शियू के प्रति कुछ स्कूल लीडरों का रवैया याद था और वह सू शांगविन की कुछ हरकतों से भी वाकिफ थी। उसने तुरंत कहा, सू बहन, चिंता मत करो। जब तक मैं इस स्कूल में हूँ, कोई भी तांग शियू को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा और कोई भी उसे स्कूल से निकालने की हिम्मत नहीं करेगा। सू लिंग्यू ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, शिक्षक हान, धन्यवाद। मैंने पहले भी इस घटना के बारे में सुना था और शियुआ को अपने पास रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा शियुआ बहुत ही नेक बच्चा है। ये सब मेरी गलती है कि मैं उसे कष्ट सहने देने में सक्षम नहीं थी। हान कीगू ने सू लिंग्यू के हाथ पकड़कर विनम्रता से कहा, कृपया ऐसा मत कहिए। अगर तांग शियू ने 1 साल पहले मेरी जान न बचाई होती तो वह उस कार दुर्घटना में न होता। ये सब चीजें मुझे ही करनी चाहिए थी। सू लिंग्यू को पहले से ही पता था कि उसके बेटे ने हान कीगू की जान बचाई है, लेकिन फिर भी वह कृतज्ञता से भरी हुई थी। काफी देर बाद उसने अपना सिर घुमाकर तांग शियू की ओर देखा और कहा, बेटे, अब हम क्या करें? तुम्हारे चाचा, उनकी पत्नी और वह अभी भी हमारे रेस्तरां में रुके हुए हैं और जाने से इनकार कर रहे हैं। मैं तांग शियू ने मन ही मन आह भरी। आखिरकार सू शांगविन उसकी मां का सगा भाई था और उसकी मां दयालु थी। वह सू शांगविन की दिली विनती को ठुकरा नहीं सकी और शायद वह सू शांगविन को दुखी होते हुए नहीं देखना चाहती थी। माँ, तुम क्या सोच रही हो? सू लिंग्यू हिचकिचाई, एक पल के लिए असमंजस में पड़ गई कि क्या कहे। आखिर सू शांगविन बहुत निर्दयी थी। अगर उसके बेटे का सहपाठी न होता तो शायद उसके बेटे को बहुत अपमान सहना पड़ता और उसकी पढ़ाई भी खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन खून का रिश्ता पानी के रिश्ते से ज्यादा मजबूत होता है और एक पल के लिए वह दुविधा में पड़ गई। तांग शियू ने बेबसी से कहा, माँ, इस बार छोड़ दो। मैं अपने सहपाठी से बात करके उसके पिता से मना कर दूंगा। लेकिन अगर सू शांगविन ने भविष्य में फिर से हमें अपमानित करने की हिम्मत की तो मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तांग शियू ने ये कहा, लेकिन मन ही मन वह व्यंग्य कर रहा था। वह केवल युआन झेंगशुआन को रुकने के लिए कह रहा था, लॉन्ग वेनहान और चेन झिझोंग को नहीं। सू शांगविन और उसकी पत्नी जैसे लोगों के साथ पारिवारिक स्नेह की बात करने का कोई मतलब नहीं था। सू लिंग्यू हिचकिचाई, शियू, क्या तुम्हारे शब्द असरदार होंगे? तांग शियू ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, यह मामला मेरी वजह से शुरू हुआ है, इसलिए मेरी बातें जरूर असरदार होंगी। चिंता मत करो, रेस्टोरेंट वापस जाकर तुम्हें समझ आ जाएगा। अंत में तांग शियू ने सू लिंग्यू को सांत्वना दी और उसे वापस जाने के लिए राजी कर लिया। कार्यालय के दरवाजे पर हान कीगू ने तांग शियू को अजीब नजरों से देखा और अर्थपूर्ण लहजे में कहा, तांग शियू, तुमने अपनी माँ को सच नहीं बताया, है ना? अगर तुम्हारे सहपाठी के पिता ने वाकई अपने बेटे के अपमान के कारण सू शांगविन से बदला लिया है तो शायद तुम कुछ नहीं कर पाओगी। सच बताओ, मुझे बताओ, क्या हुआ था? तांग शियू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, शिक्षक हान, महिलाओं का बहुत बुद्धिमान होना अच्छा नहीं होता। हान कीगू ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, कौन कहता है कि महिलाओं का बहुत बुद्धिमान होना बुरा है? यह वो जमाना नहीं रहा जब प्रतिभाहीन महिला गुणी होती है। नहीं, बदमाश, विषय बदलना बंद करो, जल्दी बताओ क्या हुआ? तांग शियू ने बेबसी से कहा, चूंकि आप इतने उत्सुक हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। क्या आपको याद है मैंने आपको पहले बताया था कि मैं बाइडे फार्मास्यूटिकल के बड़े बॉस चेन झिझोंग से मिली थी? मैंने सचमुच उनकी बीमारी ठीक कर दी थी, इसलिए वे मेरे बहुत बड़े एहसानमंद हैं। उस समय जब सू शांगविन मुझे अपमानित कर रहा था, संयोग से उसकी मुलाकात चेन झिझोंग से हो गई, इसलिए वह बहुत क्रोधित हुआ और सू शांगविन से इसका बदला लेने पर तुला रहा। हान कीगू ने आश्चर्य से कहा, क्या यह सचमुच सच है? क्या यह वाकई चेन झिझोंग है? तांग शियू ने आंखें घुमाते हुए कहा, मैं आज शाम चेन झिझोंग से मिलने जा रहा हूँ। क्या तुम भी साथ आना चाहोगे? हान कीगू ने गुस्से से कहा, तुम फिर से छुट्टी ले रहे हो? तांग शियू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, हैं टीचर, आज रात क्लास नहीं है, मैं बस उनसे बात करने जा रही हूँ। आप मेरी माँ को परेशान तो नहीं कर सकते है ना? हान कीगू को राहत मिली, उसका गुस्सा तुरंत शांत हो गया और उसने कहा, तो फिर मैं तुम्हें आज रात की छुट्टी दे देती हूँ। याद रखना, कल सुबह क्लास में देर नहीं करनी है। हाँ। तांग शियू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने पहले ही आज रात चेन झिझोंग से मिलने का इंतजाम कर लिया था और सोच रहा था कि छुट्टी कैसे मांगे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ स्कूल आएगी, जिससे उसे काफी मदद मिली। हान कीगू ने कहा, ओह, वैसे आज प्रधानाचार्य ने मुझसे बात की और कहा कि आपको 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी जाए। बेहतर होगा कि आप मुझे ईमानदारी से बताएं, आखिर चल क्या रहा है? तांग शियू ने आश्चर्य से कहा, क्या वे सचमुच मान गए? हान कीगू ने गुस्से से कहा, इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे तुम्हारी माँ को धोखा देने के लिए झूठ गढ़ने को भी कहा कि तुम किसी विषय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शहर से बाहर जा रहे हो। तुम्हारी बातों से तो तुम्हें कारण पता चल ही गया होगा। जल्दी बताओ क्या हुआ? तांग शियू के दिमाग में कई विचार दौड़ रहे थे और वह मुस्कुराते हुए बोला, किसी का शिक्षक बीमार है और मामला बहुत गंभीर है। मुझे चिकित्सा की थोड़ी बहुत जानकारी तो है ही, है ना? तो दूसरे पक्ष ने मुझसे कहा कि मैं शहर से बाहर जाकर उसके शिक्षक का इलाज करूं। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे पास शहर से बाहर जाने का समय कैसे हो सकता है? उसे टालने के लिए मैंने उससे कहा कि मेरे पास समय नहीं है और मैं स्कूल और अपनी माँ को ये बात समझा नहीं सकता। किसने सोचा होगा कि वह सीधे प्रधानाचार्य के पास जाएगा और यहाँ तक कि आपसे मेरी माँ से छिपाने के लिए कोई बहाना बनाने को कहेगा।
तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? तांग शियू ने अपनी हथेली ऊपर उठाई और गंभीरता से कहा, मैं अपनी होने वाली पत्नी के नाम की कसम खाता हूँ, मैं तुमसे बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पफ। हान किंगवू ने तांग शियू को गुस्से भरी नजर से देखा और मजाकिया अंदाज में डांटते हुए कहा, तुम्हारी उम्र कितनी है, बच्चे, और तुम अभी से अपनी होने वाली पत्नी के बारे में सोचने लगे हो? ठीक है, मैं तुम्हारी माँ को संभाल लूंगी, याद रखना तुम्हारे पास आज से शुरू होकर सिर्फ 1 हफ्ता है। तांग शियू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, लगता है मेरी शाम की छुट्टी बेकार गई, तुम इसके लायक हो। हान किंगवू खुशी से हंस पड़ी। तांग शियू कक्षा में वापस आया और उसने देखा कि सू जियांग फई गुस्से से उसे घूर रहा है। तांग शियू ने बस एक नजर डाली और फिर उसे अनदेखा करते हुए अपनी सीट पर लौट गया। उसने युआन चुलिंग को लगन से पढ़ाई करते देखा और तुरंत उत्सुकता से पूछा, आज तुम इतनी अलग क्यों लग रही हो? मैंने तुम्हें पहले कभी इतना लगन से पढ़ते नहीं देखा। युआन चुलिंग हंसते हुए बोली, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं पहले उलझन में थी। तांग शियू, तुम्हें पता है क्या, असल में मेरे माता पिता का तलाक फर्जी था। हालांकि उन्हें तलाक का प्रमाण पत्र मिल गया, लेकिन उनका रिश्ता पहले से कहीं बेहतर है। तांग शियू ने उलझन में पूछा, क्या हुआ? युआन चुलिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पूरी बात नहीं पता। मेरी माँ ने मुझे बताया कि उनके पास तलाक लेने के अलावा कोई चारा नहीं था और वे अभी तक मुझे कारण नहीं बता रहे हैं। जब मैं कॉलेज से स्नातक हो जाऊंगी और समाज में रहने लायक हो जाऊंगी, तब वे मुझे पूरी कहानी बताएंगे। मैं पहले उनकी बात न समझ पाने के कारण खुद से निराश हो जाती थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। तांग शियू को अचानक समझ आ गया। उसने उसके कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं? युआन चुलिंग ने असमंजस में पूछा, आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? कॉलेज प्रवेश परीक्षा में केवल 1 महीना बचा है। मैं परीक्षा में अच्छे अंक लाने और अपने माता पिता को गर्व महसूस कराने के लिए हर मिनट पढ़ाई कर रही हूँ। तांग शियू मुस्कुराई, मुझे 1 हफ्ता दो। 1 हफ्ते बाद मैं तुम्हें पढ़ाई के टिप्स सिखाऊंगी। अगर तुम मेरी बताई बातों को मानोगे तो तुम्हारे नंबरों में यकीनन बहुत सुधार होगा। वास्तव में? युआन चुलिंग ने उत्साहपूर्वक पूछा। तांग शियू ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपने मेरे पिछले अंक नहीं देखे? अगर मैं चाहूं तो आसानी से स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकती हूँ। इस पल आगे की पंक्ति में बैठी चेन यानान, जो तांग शियू और युआन चुलिंग की बातचीत सुन रही थी, अचानक अपना सिर घुमाकर बोली, तांग शियू, तुम पक्षपात नहीं कर सकते। हम सब सहपाठी हैं। जब तुम युआन चुलिंग को अध्ययन का अनुभव और तकनीकें सिखा सकते हो, तो मुझे भी सिखाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? तांग शियू अचंभित होकर हंस पड़ा। ठीक है, आज आपकी इस नेक मदद के लिए मैं सहमत हूँ। चेन यानन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। अचानक उसकी नजरें चारों ओर घूमीं और उसने कहा, क्या मैं अपनी 2 और सहपाठियों को ला सकती हूँ? सोचो, अगर हमारी कक्षा में कॉलेज प्रवेश परीक्षा में उत्कृष्ट अंक लाने वाली कुछ और सहपाठी हों, तो ये हमारे क्लास टीचर हान के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तांग शियू एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर सिर हिलाकर बोली, ठीक है, लेकिन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तांग शियू की अपने कई सहपाठियों के बारे में अच्छी राय नहीं थी। उसकी राय में ये सभी सहपाठी बेवजह पढ़ाई कर रहे थे। वे दूसरों की कही हर बात पर विश्वास कर लेते थे और शोर शराबे में शामिल हो जाते थे। यहाँ तक कि अतीत में उन्होंने जो संदेह और अपमान दिखाया था, अगर चेंग यानान ने आवाज न उठाई होती और हान किंगवू को इससे फायदा न हुआ होता, तो वह सचमुच दूसरों को पढ़ाने में बहुत आलसी हो जाता। युआन चुलिंग ने कहा, मालिक, आपने 1 सप्ताह इंतजार करने को कहा था, अभी क्यों नहीं शुरू करते? तांग शियू मुस्कुराई और बोली, मैं आज दोपहर की क्लास के बाद स्कूल से जा रही हूँ। मैंने शिक्षक हान से 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए पहले ही अनुरोध कर दिया है। क्या आप 1 और सप्ताह की छुट्टी ले रहे हैं? युआन चुलिंग ने आश्चर्य से कहा। पलक झपकते ही सभी सहपाठियों ने अपना सिर घुमाकर तांग शियू और युआन चुलिंग की ओर देखा। उन सहपाठियों की नजर में तांग शियू एक अशिक्षित छात्र था, जिसने पिछली बार किसी अज्ञात भाग्य के सहारे अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, और अब वह धीरे धीरे एक छात्र की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था, या तो कक्षा से भाग जाता था या छुट्टी ले लेता था। अध्याय 78, पंजीकृत शिष्य, तीसरा अपडेट, कृपया अनुशंसा के लिए वोट करें। जून का मौसम किसी बच्चे के चेहरे की तरह होता है, पल भर में बदल जाता है। दोपहर में धूप खिली हुई थी, लेकिन शाम होते होते हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। पूरा नानझा शहर धुंध भरी बारिश की चादर में लिपटा हुआ था। हल्की हल्की रोशनी टिमटिमाने लगी। विला के अंदर तांग शियू अपने शयन कक्ष की बालकनी में पालथी मारकर बैठा था और चुपचाप अपने शरीर के भीतर की स्थिति को महसूस कर रहा था। कई दिनों के अभ्यास के बाद 9 सितारे और भी अधिक चमकने लगे थे। पालथी मारकर बैठने के बावजूद शक्ति का एहसास ज्वार की तरह उमड़ रहा था, जो उसके अंगों और हड्डियों में फैल रहा था। वह भली भांति जानता था कि चमड़ी पीसने की साधना का चरण अत्यंत आवश्यक है। जिया रुईदाओ की सहायता करके लौटते ही वह तुरंत अपनी पूरी शक्ति से औषधीय जड़ी बूटियों और आध्यात्मिक पत्थरों की खोज में जुट जाता। यदि थोड़े समय में उन्हें पाना वास्तव में कठिन होता, तो वह केवल चेन झिझोंग से ही सहायता मांगता। साधना का मार्ग कठिनाइयों और खतरों से भरा है, लेकिन मैं हवा पर सवार होकर लहरों को चीरते हुए एक बार फिर गौरव की ओर कदम बढ़ाऊंगा। अतीत में उन्हें साधना संसाधनों की कमी की समस्या का सामना शायद ही कभी करना पड़ा था, लेकिन पृथ्वी पर संसाधन सीमित थे। असंख्य स्रोतों वाले शून्य ब्रह्मांड के स्वर्ग पहुंचने की कला का अभ्यास करने के लिए उन्हें हर संभव संसाधन का दोहन करना पड़ा, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। उनमें एक ऊंचे उड़ने वाले चील जैसी महत्वाकांक्षा थी, जो धारा के विपरीत बहादुरी से आगे बढ़ रहा था। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि कोई भी कठिनाई उन्हें पराजित नहीं कर सकती। जैसे ही उसे आभास हुआ, उसने तुरंत चेन झिझोंग के आगमन को भांप लिया। पहली मंजिल का बैठक कक्ष। चेन झिझोंग ने विला की सजावट को आश्चर्य से देखा। उन्होंने पाया कि उनका अपना घर भी इस विला के सामने फीका पड़ गया। तुरंत ही उनके मन में लॉन्ग हानविन के लिए ईर्ष्या जाग उठी। आखिर उनका बेटा इतना समझदार और सटीक निवेश कर सकता है। वह निश्चित रूप से व्यापार जगत का एक विशिष्ट और उत्कृष्ट प्रतिभावान व्यक्ति है। तुम यहाँ हो? तांग शियू सीढ़ियों से नीचे उतरी और भावहीन होकर बोली। चेन झिझोंग का दिल घबरा गया और उसने आदरपूर्वक आगे बढ़कर पुकारा, गुरुजी। इस बार तांग शियू ने उसका खंडन नहीं किया। इसके बजाय वह बैठक के सोफे पर जाकर बैठ गया और शांत
भाव से बोला, मैंने पहले भी कुछ नामात्र के शिष्य रखे हैं और मैं जानता हूँ कि शिष्यों को शिक्षा देना एक कठिन काम है। इसलिए मेरे पास शिष्यों को शिक्षा देने में समय बर्बाद करने का समय नहीं है। इससे पहले कि आप मुझे अपना गुरु स्वीकार करें, मेरी एक और शर्त है, कृपया मुझे बताओ। चेन झिझोंग ने जल्दी से कहा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तांग शियू इतनी कम उम्र में ही कई शिष्यों को अपना शिष्य बना लेंगे। क्या इसका मतलब ये था कि भविष्य में उनके कई वरिष्ठ भाई होंगे? तांग शियू ने कहा, जल्दी मत करो, मैं पहले तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे जवाब मुझे संतुष्ट करते हैं तो तुम आज से मेरे नामात्र के शिष्य बन जाओगे। अगर तुम्हारे जवाब मुझे संतुष्ट नहीं करते तो तुम जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओगे। इसके अलावा तुमने आज यहाँ जो कुछ भी देखा और सुना है उसे किसी को नहीं बताना। चेन झिझोंग का दिल भावुक हो गया और उसने कहा, कृपया पूछिए, मैं सच्चाई से जवाब दूंगा। तांग शियू ने ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या आप मानते हैं कि स्वर्ग से परे भी स्वर्ग है? कि हमारी पृथ्वी के ऊपर और भी उच्चतर अस्तित्व हैं? चेन झिझोंग ने कहा, बिल्कुल, विशाल ब्रह्मांड असीम है। कौन जानता है कि कितनी सभ्यताएं, कितने नए संसार मौजूद हो सकते हैं। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अंतरिक्ष की बात कर रहा हूँ। उन अमर नायकों की कहानियों में वर्णित दुनियाओं की तरह, जहाँ मानव लोक, दानव लोक, अमर लोक और यहाँ तक कि देवलोक भी होता है। क्या आप इन उच्च स्तरीय अंतरिक्षों के अस्तित्व में विश्वास करते हैं? चेन झिझोंग ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से जवाब दिया, मुझे नहीं पता। तांग शियू ने पूछा, अगर वे मौजूद हैं तो क्या आप इसे स्वीकार कर सकते हैं? चेन झिझोंग ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। ये दुनिया चमत्कारों से भरी है। व्यापक विस्तार के साथ दानव लोक, अमर लोक और देवलोक का अस्तित्व असंभव नहीं है। यदि वे वास्तव में मौजूद हैं तो मैं इसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर सकता हूँ। तांग शियू ने पूछा, अगला सवाल, आप साधकों के बारे में कितना जानते हैं? किसान, क्या ऐसा हो सकता है? उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा और उसने गंभीरता से कहा, मेरे लिए साधक पौराणिक हस्तियां हैं। मुझे जो कुछ भी पता है वह मिथकों और किंवदंतियों से आया है। मैंने कभी किसी ऐसे साधक से मुलाकात नहीं की है। हालांकि मैंने 2 स्थानों के बारे में सुना है जहां ऐसे प्राचीन अमर प्राणियों के होने की बात कही जाती है। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि यह सच है या नहीं। तांग शियू ने पूछा, कौन सी जगहें? किंगहाई और एक्सजेड, चेन झिझोंग ने उत्तर दिया। तांग शियू ने चुपचाप सिर हिलाया और कहा, अगर जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा उससे तुम्हें बड़ी उपलब्धियां नहीं मिलेंगी तो क्या तुम फिर भी मेरे शिष्य बनने को तैयार होगे? चेन झिझोंग ने बिना किसी झिझक के कहा, जब तक मैं मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकता हूँ और प्रगति कर सकता हूँ, मैं आपका शिष्य बनने को तैयार हूँ। तांग शियू ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे तुम्हारा जवाब पहले से ही पता है। तुम जा सकते हो। चेन झिझोंग दंग रह गया। उसे तुरंत पूरे शरीर में सिहरन महसूस हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तांग शियू के उसे शिष्य के रूप में स्वीकार न करने के जवाब में क्या गड़बड़ थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आपको संतुष्ट करने में कहाँ असफल रहा? तांग शियू ने कहा, मेरे शिष्यों को मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे शिष्यों को केवल एक हृदय की आवश्यकता है, एक ऐसा हृदय जो किसी भी खतरे से न डरे और भाग्य से लड़ने का साहस रखे। मेरी साधना विधि सीखना हमेशा स्वर्ग के विरुद्ध जाने के समान है और एक छोटी सी लापरवाही भी अनंत नरक की ओर ले जा सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो मुझसे सीखने में सबसे महत्वपूर्ण बात मन का विकास करना है, उसके बाद शरीर का विकास। चेन झिझोंग तुरंत तांग शियू के सामने घुटने टेककर दृढ़ता से बोला, मेरे अंदर वह साहस है। अगर मैं और अधिक शक्तिशाली बन सकता हूँ तो भले ही इसका मतलब स्वर्ग के विरुद्ध जाना हो, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तांग शियू ने उसके दृढ़ चेहरे को ध्यान से देखा और लंबे मौन के बाद उसने सिर हिलाकर कहा, जाओ कुछ चाय ढूंढो, फिर मुझे प्रणाम करो। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। चेन झिझोंग ने एक पल के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जैसे ही उसने प्रतिक्रिया दी वह तुरंत बेतहाशा खुशी से चिल्ला उठा, चाय परोसो। प्रणाम। सबसे सरल शिक्षुता समारोह महज 2 मिनट में संपन्न हो गया। तांग शियू ने चेन झिझोंग को सामने वाले सोफे पर बैठने का इशारा किया और फिर धीरे से कहा, दरअसल तुम्हारी उम्र को देखते हुए भले ही तुम मेरे साथ साधना करो, इस जीवन में तुम्हारी उपलब्धियां बहुत बड़ी नहीं होंगी। अमरत्व प्राप्त करना कठिन होगा और सर्वोच्च अमर बनना तो और भी असंभव है। हालांकि चूंकि तुम मेरे संप्रदाय में शामिल हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हें स्वाभाविक रूप से अधिक समय तक जीने और अधिक शक्तिशाली बनने की अनुमति दूंगा। अमरता की और अग्रसर होना, अमरों में सर्वोच्च। चेन झिझोंग की पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं, उनका चेहरा सदमे से भर गया। तांग शियू ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, सही कहा, मैं एक साधक हूँ, मार्शल आर्टिस्ट नहीं, जैसा कि तुम कहते हो। हजारों महान मार्ग हैं, लेकिन वे सभी एक ही मंजिल तक ले जाते हैं। मैं तुम्हें अमर साधना विधियां सिखाऊंगा और साधना के मार्ग पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। भविष्य में तुम कितनी सफलता प्राप्त करोगे, ये तुम्हारे भाग्य पर निर्भर करेगा। शुभ भविष्य। ये सचमुच स्वर्ग से मिली एक अनमोल दौलत थी। चेन झिझोंग इतना उत्साहित था कि वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन तांग शियू के सामने जरा सा भी अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने साधकों के बारे में सुना तो था, लेकिन उन्हें कभी देखा नहीं था। ये महान व्यक्तित्व उसकी दृष्टि में विशाल पर्वतों के समान थे, जो उसके मन में श्रद्धा और आकांक्षा जगाते थे। धन्यवाद गुरुजी, ये शिष्य निश्चित रूप से आपकी शिक्षाओं का पालन करेगा और लगन से साधना करेगा। चेन झिझोंग ने एक बार फिर तांग शियू के सामने घुटने टेके और सम्मानपूर्वक 3 बार प्रणाम किया। तांग शियू ने असंतुष्ट भाव से भौहें चढ़ाते हुए कहा, भविष्य में तुम्हें इतनी आसानी से मेरे सामने झुकने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं सिखा सकता। जब तुम्हें बाद में साधना में कोई कठिनाई आए तब मुझसे पूछना। बाद में तांग शियू ने सहजता से एक साधना तकनीक का चयन किया और उसे चेन झिझोंग को सिखाया। अमरलोक के सर्वोच्च प्राणियों की दृष्टि में ये तकनीक भले ही साधारण लगे, लेकिन साधारण अमर प्राणियों की दृष्टि में यह निस्संदेह एक पौराणिक सर्वोच्च दिव्य कला थी। तांग शियू की वर्तमान साधना का स्तर बहुत कम था। वह उसमें अपनी दिव्य चेतना का संचार नहीं कर सकता था, इसलिए वह उसे थोड़ा थोड़ा करके ही सिखा सकता था। एक साधना तकनीक सिखाने में उसे पूरे 4 घंटे लग गए। ठीक है, साधना की तकनीक आपको सिखा दी गई है। बाद में जब आप वास्तव में साधना के मार्ग पर चलेंगे तो मैं आपको कुछ अन्य ज्ञान भी सिखाऊंगा, जैसे कि रसायन शास्त्र, कलाकृतियों का निर्माण, शारीरिक संरचनाएं आदि।
लेकिन याद रखना, साधना में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इससे मन की अस्थिरता और आंतरिक दुर्गुण उत्पन्न हो सकते हैं। मैं आपके उपदेशों का पालन करूंगा, गुरुजी, चेन जिझोंग ने आदरपूर्वक कहा। तांग शियू ने हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। याद रखना, आज मैंने तुम्हें जो साधना तकनीक सिखाई है उसके बारे में किसी को भी मत बताना, अपने करीबी रिश्तेदारों को भी नहीं। हाँ। चेन जिझोंग ने तुरंत सिर हिलाया। तांग शियू ने चेन जिझोंग को विदा करने के बाद समय देखने के लिए अपना फोन उठाया तो देखा कि उस पर एक अपठित संदेश था। संदेश खोलते ही उसे याद आया कि गोंग डालोंग ने दिन में उससे पहचान पत्र मांगा था और कहा था कि वह हवाई जहाज के टिकट बुक करा रहा है। उसे ये जानकर हैरानी हुई कि उसने पहले ही टिकट बुक करा लिए थे और उड़ान का समय कल सुबह का था। मुझे आश्चर्य होता है कि उड़ना कैसा लगता होगा, क्या ये तलवार पर उड़ने जैसा है? तांग शियू कुछ देर तक यूं ही सोचता रहा, फिर उसे भूख लगने लगी। वह रसोई की ओर चला गया और उसकी हल्की सी मुस्कान के साथ साफ सुथरी रसोई खाली थी, यहाँ तक कि फ्रिज भी खाली था। ये घर बिल्कुल भी घर जैसा नहीं लगता। माँ के साथ रहना कितना बेहतर है। घर भले ही छोटा हो लेकिन इसमें सब कुछ है और घर जैसी गर्माहट भी। कुछ देर सोचने के बाद उसे अचानक डाइनिंग टेबल के पीछे दीवार पर लगा एक मेनू दिखाई दिया जिसमें कई तरह के व्यंजन थे। ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि यह मेनू प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने छोड़ा था, क्योंकि उन्हें डर था कि वह बाहर खाना नहीं खाना चाहेंगे और उनके लिए खाना बनाने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने टेकआउट मेनू छोड़ दिया था। बिल्कुल, आपको अपनी कीमत के हिसाब से ही सेवा मिलती है। इस स्तर के विला क्षेत्र के प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लोग वाकई बहुत विचारशील हैं। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ मेनू पर दिए गए फोन नंबर के अनुसार टेकआउट ऑर्डर किया। 20 मिनट बाद विला के आंगन की घंटी बजी। जब तांग शियू बाहर आया तो उसने देखा कि खाना डिलीवर हो चुका था और उसे डिलीवर करने वाला कोई और नहीं बल्कि लॉन्ग जिंगलिन था। तुम यहाँ क्यों हो? तांग शियू ने आश्चर्य से पूछा। लॉन्ग जिंगलिन ने उत्साह से कहा, बॉस तांग, मैं खास तौर पर आपसे मिलने आया था। गेट के बाहर मेरी मुलाकात डिलीवरी वाले से हो गई तो मैंने उसे पैसे देकर विदा कर दी। तांग शियू ने बेबसी से कहा, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? दिन भर मेरा पीछा करने से तुम्हारा मन नहीं भरा तो आज रात यहीं सोने के लिए वापस आ गए? लॉन्ग जिंगलिन ने अपना सिर जोर से हिलाया, उसके चेहरे पर उत्साह का कोई भाव नहीं बदला था। बॉस तांग, मुझे आपसे कुछ और बात करनी है। क्या आपको वह नुस्खा याद है जो आपने मुझे आज दोपहर दिया था? मैंने तुरंत उस नुस्खे के अनुसार सारी दवाइयाँ खरीद लीं, फिर घर जाकर आया से उन्हें मेरे लिए काढ़ा बनवाया। उसे पीने के बाद मुझे थोड़ा अलग सा महसूस हुआ। संयोग से एक लड़की मुझमें दिलचस्पी ले रही थी तो मैंने उसे आजमाया और अंदाजा लगाए। ये सचमुच चमत्कार था। मैं पूरे 20 मिनट तक टिका रहा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने समय खुद देखा था। 20 मिनट बिल्कुल सही थे। क्या तुम बीमार हो? मुझे ऐसी बातें क्यों बता रहे हो? तांग शियू ने झुंझलाहट और हंसी दोनों के साथ शाप दिया। लॉन्ग जिंगलिन ने फिर से अपना सिर हिलाया और कहा, बॉस, उस नुस्खे से मुझे एक बहुत बड़ा व्यापारिक अवसर नजर आया, इसलिए मैंने झटपट अपनी पैंट ऊपर खींची और अमीर बनने की हमारी योजना पर चर्चा करने के लिए भागा। व्यवसाय अवसर अध्याय 79 विशाल व्यावसायिक अवसर। कृपया अनुशंसा करें और संकलित करें। तांग शियू ने उत्साह से चमकते हुए लॉन्ग जिंगलिन को देखा और पूरी तरह से असमंजस में पड़ गया। वह सचमुच समझ नहीं पा रहा था कि उसने लापरवाही से जो साधारण सी किडनी को मजबूत करने और कामोत्तेजक औषधि लिखी थी उसमें इतने बड़े व्यापारिक अवसर कैसे छिपे हो सकते हैं। मुझे इसके बारे में बताओ। तांग शियू को अपनी तंद्रा से बाहर आने में थोड़ा समय लगा और उसने बड़े चाव से कहा। लॉन्ग जिंगलिन तांग शियू को विला की पहली मंजिल पर बने बैठक कक्ष में खींच कर ले गया। टेबल पर खाना रखा, बड़ी कुशलता से अपनी जेब से सिगरेट निकाली, उसे जलाया, एक गहरा कश लिया और फिर जोश में बोलने लगा, मालिक, आप तो खजाने के पहाड़ पर बैठे हैं और आपको पता भी नहीं। आपने मुझे जो नुस्खा दिया था उसका असर उम्मीद से कहीं बेहतर हुआ। जरा सोचिए, इस दुनिया में कितने मर्द इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं। कितने लोगों का वैवाहिक जीवन असामंजस्यपूर्ण होने के कारण परिवार में असंतोष है। कितनी औरतें अपने पतियों को धोखा देती हैं क्योंकि वे उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाते। एक संगठन ने इस मुद्दे की जांच की थी। सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में 75% पुरुष अपने पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। 37% वैवाहिक जीवन में 10 मिनट से अधिक समय तक टिक नहीं पाते हैं। 11.8% शीघ्र पतन करने वाले होते हैं जो 5 मिनट भी नहीं टिक पाते हैं। ये सर्वेक्षण शायद बहुत सटीक न हो, लेकिन उस संगठन ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए दुनिया भर में लाखों वयस्कों का सर्वेक्षण करने में 4 साल बिताए। लॉन्ग जिंगलिन ने अपना मुंह पोंछा और जोश से फिर बोला, इस दुनिया में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो बिस्तर पर दबदबा बनाने की, अपने साथी को पूरी तरह से हराने की इच्छा न रखता हो। कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। यहाँ तक कि समलैंगिक भी चाहते हैं कि उनकी दबंग छवि उनके साथी के दिल में गहराई से बस जाए। तुम्हारा मतलब है? तांग शियू को कुछ समझ में आया और उसने संकोच से पूछा। लॉन्ग जिंगलिन ने जोर से कहा, आजकल बाजार में बिकने वाली कामोत्तेजक दवाएं पुरुषों की शक्ति वापस लाने में मदद तो करती हैं, लेकिन इनके शरीर पर गंभीर दुष्प्रभाव होते हैं। बहुत से लोग ऐसी दवाएं खरीदने के बजाय अक्षम कहलाना पसंद करेंगे, लेकिन जो नुस्खा आपने मुझे दिया है वह अलग है। एक तरफ तो ये गुर्दों को मजबूत करके गुर्दे की कमजोरी का इलाज करता है और दूसरी तरफ ये पुरुषों को शक्ति वापस लाने और इरेक्शन बनाए रखने में भी मदद करता है। ये सचमुच एक धन कमाने वाला यंत्र है। तांग शियू ने तुरंत कहा, ये नुस्खा न केवल गुर्दों को मजबूत करने और कामोत्तेजक के रूप में काम करता है, बल्कि महिलाओं के लिए इसके कई पौष्टिक लाभ भी हैं। इसमें थोड़ा सौंदर्यवर्धन और बुढ़ापा रोधी प्रभाव भी है। अरे बाप रे! लॉन्ग जिंगलिन सोफे से उछल पड़ा, उसकी आंखें तांबे की घंटियों की तरह चौड़ी हो गईं। एक पल बाद उसके चेहरे पर गुस्से का भाव आ गया और उसने तांग शियू पर चिल्लाते हुए कहा, मालिक, आप तो मानो एक अनमोल खजाने को बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? आपने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? आपने मुझे यह नुस्खा पहले क्यों नहीं दिया? तांग शियू ने उसकी ओर आंखें घुमाईं और चिढ़कर कहा, मैं तुम्हें कब से जानता हूँ? लॉन्ग जिंगलिन की सांस अटक गई और उसके चेहरे से गुस्सा तुरंत गायब हो गया। थोड़ी शर्मिंदगी के साथ वह अजीब तरह से हंसा। जी हाँ, यह सब मेरी गलती है कि मुझे आपसे देर से पता चला, बॉस।
अगर मुझे आपसे पहले पता होता तो शायद मैं अब तक आपके चरणों में गिर चुका होता। तांग शियू हंसते हुए बड़बड़ाया, बकवास बंद करो। तुम खास तौर पर मेरे पास आए हो, इसलिए मुझे यकीन है कि इस नुस्खे से पैसे कमाने के तुम्हारे पास कुछ न कुछ विचार जरूर होंगे। मुझे बताओ, चलो देखते हैं कि मैं तुम्हारी रणनीति बनाने में मदद कर सकता हूँ या नहीं। लॉन्ग जिंगलिन ने तुरंत कहा, मालिक, क्या आपके पास इस औषधीय सूप का स्वाद बेहतर बनाने का कोई तरीका है? उन पेय पदार्थों की तरह मीठा और मुलायम। तांग शियू की आंखें चमक उठीं और उसका दिल तुरंत भावुक हो गया। हालांकि उन्हें घरेलू पेय बाजार की ज्यादा जानकारी नहीं थी, फिर भी वे इसकी विशालता का अंदाजा लगा सकते थे। उन्होंने कई ऐसे पेय पदार्थों या डेयरी उत्पादों के बारे में सुना था जिनका बाजार में आधा हिस्सा था और उनके बड़े मालिक देश के अति अमीरों की श्रेणी में सफलतापूर्वक शामिल हो गए थे। अगर ऐसा कोई उत्पाद बाजार में उतारा जाए जो दवाइयों को टक्कर दे सके और पेय पदार्थ के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सके और एक बार पूरे देश में इसकी बिक्री शुरू हो जाए, तो इसकी बिक्री कितनी जबरदस्त होगी, मुनाफा कितना चौंका देने वाला होगा। अगर इसका प्रचार प्रसार विश्व स्तर पर किया जा सके तो। तांग शियू ने लॉन्ग जैंगलिन को ध्यान से देखा, उसके मन में कई विचार उमड़ रहे थे। काफी देर चुप रहने के बाद उसने धीरे से कहा, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। शानदार। वितरण चैनलों को सुव्यवस्थित करते ही उत्पाद के लॉन्च होने पर यह जबरदस्त धूम मचाएगा और मुनाफा भी बहुत ज्यादा होगा। लॉन्ग जैंगलिन, आप मेरे साथ कैसे सहयोग करने की योजना बना रहे हैं? लॉन्ग जिंगलिन ने संकोचपूर्वक पूछा। मुझे कुछ शेयर चाहिए और प्रबंधन आपके लोग संभालेंगे, बॉस। तांग शियू ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय पूछा, मैं जानना चाहता हूँ, आपने लॉन्ग ग्रुप में इन सभी वर्षों में कितना कुछ सीखा है? अगर मैं आपको एक बहुत बड़े व्यावसायिक समूह का नियंत्रण सौंप दूं, तो क्या आप इसे संभाल पाएंगे? लॉन्ग जिंगलिन का चेहरा भावहीन हो गया और उन्होंने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ सिर हिलाते हुए कहा, मैं नहीं कर सकता। एक साधारण समूह कंपनी को संभालना भी मेरे लिए मुश्किल होगा। अगर मेरा भाई होता तो वह एक छोटे समूह को संभाल सकता था, लेकिन एक बहुत बड़ी समूह कंपनी को संभालना शायद मेरे भाई के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। तांग शियू ने कहा, चूंकि ऐसा है, इसलिए जो कंपनी स्थापित होने वाली है उसका प्रबंधन दूसरों को सौंप दिया जाएगा, लेकिन मैं आपको शेयर खरीदने का मौका दे सकता हूं और अगर आप चाहें तो कंपनी के प्रबंधन में भी हिस्सा ले सकते हैं। आप शुरुआत में कितना निवेश करने की योजना बना रहे हैं? लॉन्ग जिंगलिन ने तुरंत कहा, मैं अपने पिताजी से पैसे मांग सकता हूँ। शेयरों की बात करें तो मैं 5% से संतुष्ट हो जाऊंगा। प्रबंधन की बात करें तो मैं उसमें अच्छा नहीं हूँ, ज्यादा से ज्यादा छोटे मोटे कामों में मदद कर सकता हूँ। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, अपने पिताजी से मत पूछो। अगर तुम खुद भुगतान करोगे तो कितना पैसा इकट्ठा कर पाओगे? लॉन्ग जिंगलिन ने झिझकते हुए कहा, मैं अपेक्षाकृत गरीब हूँ, कुछ मिलियन आसानी से निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर इससे ज्यादा रकम हो तो शायद मुझे अपनी निजी संपत्तियां और लग्जरी कारें बेचनी पड़ेंगी। अगर मैं ये सब बेच दूं तो शायद 20 से 30 मिलियन मिल पाएंगे। तांग शियू ने कहा, आप 3 मिलियन का निवेश करें और मैं आपको 10% शेयर दूंगा, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि कंपनी का मालिक होने की बात आसानी से लीक न हो। लॉन्ग जिंगलिन ने उत्सुकता से पूछा, अगर मेरे पिताजी और मेरा भाई पूछें तो क्या मैं उन्हें बता सकता हूँ? जैसी आपकी इच्छा, तांग शियू ने शांत भाव से कहा। लॉन्ग जिंगलिन ने अपने हाथ मलते हुए हल्के से हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गया। लगता है बॉस का साथ देने का मतलब है खाने पीने की कोई चिंता नहीं। बॉस, मैं जीवन भर आपके साथ रहूंगा। अगर आप मुझे छोड़ना भी चाहें तो भी मैं नहीं जाऊंगा। भाड़ में जाओ। तांग शियू ने हंसते हुए शाप दिया। कुछ ही देर में तांग शियू ने लॉन्ग जिंगलिन को विदा कर दिया। विला में शांति छा जाने के बाद उन्होंने नए उत्पाद के फॉर्मूले पर विचार करना शुरू किया। उन्हें नए उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ साथ उसका स्वाद भी अच्छा रखना था। वह अन्य पेय पदार्थों के फॉर्मूले कैसे पता लगा सकता था? तांग शियू थोड़ा असमंजस में था। काफी सोच विचार के बाद उसने किसी से पूछने का फैसला किया और तुरंत कांग शिया का मोबाइल नंबर डायल किया। तांग शियू, क्या हालचाल है? फोन से कांग शिया की नींद भरी आवाज आई। तांग शियू चौंक गया। उसने समय देखा और फिर अचानक उसे एहसास हुआ। तुरंत ही उसके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी झलक उठी, क्योंकि लगभग सुबह के 2 बज रहे थे। माफ कीजिए, मैं भूल गया था कि अब सोने का समय हो गया है। मैं आपको इसलिए कॉल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक सवाल है जिसके बारे में मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूँ। कौन सा प्रश्न? तांग शियू ने पूछा। आपको व्यवसाय चलाने का बहुत अनुभव है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं अन्य पेय पदार्थों के फॉर्मूले जानना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा? डू नियांग से पूछो। कांग शिया ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। डू नियांग कौन है? क्या उसे उन पेय पदार्थों के फॉर्मूले पता है? तांग शियू की आंखों में गहरी उलझन झलक रही थी और वह पूछे बिना नहीं रह सका। कांग शिया कांप उठी और उसकी झुंझलाहट भरी आवाज फिर से निकली। क्या तुम अब भी नए जमाने के भले नौजवान हो? तुम्हें ये भी नहीं पता कि डू नियांग कौन है? बाइडू पर सर्च करो, ऑनलाइन सर्च करो, पता चल जाएगा। लेकिन इंटरनेट पर और प्रोडक्ट की बोतलों पर लिखे फॉर्मूले पूरी तरह सही नहीं होते। आखिर किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्मूला उसके मालिक का व्यापारिक रहस्य होता है। तांग शियू ने कहा, ठीक है, मैं समझ गई, धन्यवाद। कांग शिया ने पूछा, क्या आप पेय पदार्थों के व्यवसाय में उतरने के बारे में सोच रहे हैं? तांग शियू ने इसे छुपाया नहीं और कहा, मेरे मन में यह विचार तो है, लेकिन अभी तक मेरे पास इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए मैं इस पर शोध करना चाहता हूँ। कांग शिया अवाक रह गई और खुद से बुदबुदाने लगी। क्या तुम्हें लगता है कि फॉर्मूले पर शोध करना इतना आसान है? अगर इतना आसान होता तो दुनिया में अनगिनत पेय पदार्थ मौजूद होते। अचानक उसे तांग शियू द्वारा दिए गए 2 कॉस्मेटिक फॉर्मूले याद आ गए और वह सोचने लगी, क्या वे दोनों कॉस्मेटिक फॉर्मूले भी उसी तरह बस यूं ही मन में सोचकर बनाए गए होंगे? पलक झपकते ही कांग शिया का दिल बैठ गया। तांग शियू को पता नहीं था कि उसके फोन कॉल ने कांग शिया का मूड खराब कर दिया था, यहाँ तक कि उसे रात भर नींद भी नहीं आई। उसने फोन रख दिया और अन्य पेय पदार्थों के फॉर्मूले खोजने के लिए ऑनलाइन जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन उसे अचानक याद आया कि उसके पास कंप्यूटर नहीं है और उसके फोन में डेटा भी बंद है। छोड़ो इसे, जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है। जब समय मिलेगा मैं एक कंप्यूटर खरीद लूंगा। इंटरनेट मिल जाने के बाद खोजने में देर नहीं होगी। तांग शियू ने अपना सिर हिलाया, अपने सारे विचार एक तरफ रख दिए और सोने की तैयारी करने लगा।
आखिरकार उसे कल गोंगडालोंग के साथ जिंगमिन द्वीप जाना था और उसे पर्याप्त आराम की जरूरत थी। दक्षिणी सागर में स्थित एक विशाल और एकांत द्वीप जिंगमिन द्वीप दशकों के विकास के बाद एक हलचल भरे अंतर्राष्ट्रीय महानगर में तब्दील हो गया है। ये दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र है और फलते फूलते पर्यटन उद्योग ने पूरे जिंगमिन द्वीप की तीव्र आर्थिक वृद्धि को गति प्रदान की है। जिंगमिन द्वीप हवाई अड्डा जिया येलेई हवाई अड्डे के निकास द्वार पर बेचैनी से खड़ा था। उसकी निगाहें लगातार अंदर से बाहर आने वाले यात्रियों पर टिकी हुई थीं। उसके मन में गहरा अफसोस था, लेकिन साथ ही यह उम्मीद भी थी कि उसका बड़ा भाई सचमुच उस जुआरी को आमंत्रित कर पाएगा जिसकी उसके पिता ने बहुत प्रशंसा की थी। इस समय उसे पता था कि उसका पिता जुए की मेज पर बैठा है, उन बदमाशों से लड़ रहा है जिन्होंने उसे ठगा था। शायद 1 मिनट की देरी भी उसके पिता के और अधिक धन के नुकसान का कारण बन सकती थी। अगर वह गुरु भी असफल हो जाता है तो मुझे डर है कि हम इस जीवनकाल में कभी भी स्थिति को सुधार नहीं पाएंगे। उसका हृदय कड़वाहट से भरा हुआ था। येली भीड़ के पीछे एक कोने से एक चीख सुनाई दी। जिया येलेई ने आवाज की दिशा में देखा और उसका चेहरा आश्चर्य से चमक उठा। वह जल्दी से उसके पास गया और बोला, बड़े भाई, आप आखिरकार वापस आ गए। वह जुआ खेलने वाला उस्ताद कहाँ है? अध्याय 80 पैराडाइज क्लब। कृपया अनुशंसा करें और संग्रह करें। तांग शियू गोंगडालोंग के बगल में खड़ा था और जब उसने देखा कि जिया येलेई की निगाहें बस उस पर एक नजर डालकर जुआ के उस्ताद को ढूंढने लगीं, तो उसे एक सिहरन सी दौड़ गई। खासकर जिया येलेई के शब्दों ने तांग शियू को थोड़ा नाराज कर दिया। ये जिया येलेई सचमुच लोगों को उनके रूपरंग से आंकता था। तांग शियू अब समझ गया था कि दूसरों ने उसे क्यों फंसाया था। उसके पास ऐसे व्यक्ति को धोखा देने के अनगिनत तरीके थे। थप्पड़ गोंगडालोंग ने भी जिया येलेई के विचारों को भांप लिया और उसके सिर पर एक थप्पड़ मारते हुए चिढ़ भरे स्वर में कहा, यह मास्टर तांग हैं, वह जुआ मास्टर जिन्हें मैंने विशेष रूप से वापस बुलाया था। जिया येलेई ने अपने थप्पड़ से सने सिर को रगड़ा और उसकी नजर तांग शियू पर पड़ी। एक नजर में ही वह अविश्वास से बोला, बड़े भाई, क्या आप मजाक कर रहे हैं? वह इतना जवान है, मुझसे भी छोटा दिखता है ना? वह मेरे पिताजी से ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकता है? वह जुए का उस्ताद कैसे हो सकता है? बेवकूफ! तांग शियू ने मन ही मन जिया येलेई को कोसा। वह उसके बारे में कुछ भी कहने में असमर्थ थी। गोंगडालोंग जिया येलेई से इतना क्रोधित था कि मानो वह भड़क उठा हो। अगर तांग शियू वहां न होता तो वह इस मूर्ख छोटे भाई को थप्पड़ मारकर जान से मार देता। जब वह पहली बार तांग शियू से मिला था तो उसे सचमुच तिरस्कार का भाव आया था, क्योंकि तांग शियू की उसके प्रति सोच बहुत बचकानी थी। तथापि तांग शियू और सू शांगवेन के बीच मुकाबले के दौरान सू शांगवेन ने तांग शियू की मदद के लिए आगे कदम बढ़ाया, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ। लेकिन जब स्टार सिटी के 2 धनी उद्योगपति लॉन्ग हानवेन और चेन झिझोंग तांग शियू की मदद के लिए आगे आए, मानो उनका इरादा उनसे कृपा पाने का हो, तब तांग शियू को अचानक सच्चाई का एहसास हुआ। किसी को उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। गोंगडालोंग ने उदासीन तांग शियू पर एक नजर डाली, फिर हाथ बढ़ाकर जिया येलेई को भीड़ से बाहर खींच लिया। वे कुछ मीटर दूर एक सुनसान जगह पर गए और बिना झिझक के उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। उसे घूरते हुए कहा, ये बात याद रखना, हम जैसे पेशेवर जुआरियों के लिए लोगों को उनके बाहरी रूप से आंकना एक बड़ा पाप है। मास्टर तांग ने जुए की मेज पर मास्टर को हराया था। क्या तुम्हें लगता है कि मास्टर तुमसे झूठ बोलेंगे? अगर मास्टर तांग में असली हुनर नहीं होता तो क्या तुम्हें लगता है कि मास्टर उसे अपनी आखिरी उम्मीद समझते? तुम मास्टर तांग पर शक नहीं कर रहे हो, तुम अपने पिता पर शक कर रहे हो। मैं जिया येलेई ने अपने जलते हुए गाल को ढंक लिया और उनके पीछे आए तांग शियू की ओर देखा और तुरंत पसीने से तर हो गया। वह कैसे नहीं समझ पा रहा था कि उसने पेशेवर जुआरियों के लिए एक बड़ा वर्जित काम कर दिया है? वह कैसे नहीं समझ पा रहा था कि उसने किसी को उसके रूपरंग से परखा है? तुरंत थोड़ी सी खेद के साथ उसने तांग शियू की ओर देखा और झुककर कहा, मास्टर तांग, मैं अभी असभ्य था। कृपया मुझ पर दया करें और मुझ जैसे कमजोर नजर वाले व्यक्ति को परेशान न करें। मुझे खेद है, आशा है आप मुझे क्षमा कर देंगे। हम तांग शियू शुरू में जिया येलेई से नाराज थी, लेकिन जब उसने इतनी आसानी से अपनी गलती मान ली और ईमानदारी से माफी भी मांग ली तो तांग शियू का उसके प्रति नजरिया बदल गया। कहावत है, गलती करना इंसान का स्वभाव है, क्षमा करना ईश्वर का। जिया येलेई के चरित्र में कुछ कमियां थीं, फिर भी उससे सीखा जा सकता था। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? तांग शियू ने हल्के से सिर हिलाया और शांत भाव से पूछा। जिया येलेई ने सावधानी से तांग शियू के हाथ से सूटकेस लिया और जल्दी से कहा, मेरे पिताजी जुए की मेज पर हैं। क्योंकि आज दूसरे पक्ष द्वारा निर्धारित समय सीमा है, इसलिए उन्हें उनके साथ जुआ खेलना जारी रखना होगा, अन्यथा वे मेरी मां की स्मृति चिन्ह बेच देंगे। तांग शियू ने चुपके से अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि जिया रुईदू बुरी तरह फंस गया है। कहते हैं ना, सांप को उसके 7 इंच के निशान पर मारना चाहिए और किसी व्यक्ति की कमजोरी पर वार करना चाहिए। दूसरे पक्ष ने जिया रुईदू की कमजोरी को पकड़ लिया था, जिससे उसके पास आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। लय। तांग शियू इस शब्द का अर्थ भली भांति जानता था, विशेषकर जुआरियों के लिए लय का अर्थ। यदि कोई पेशेवर जुआरी खेल के दौरान पूरी स्थिति की लय को नियंत्रित कर ले तो वह निस्संदेह बड़ी जीत हासिल करेगा। इसके विपरीत एक बार जब वह इस लय पर नियंत्रण खो देता है तो जीतना बेहद मुश्किल हो जाता है। जिंगमिन द्वीप पैराडाइज क्लब। जिंगमिन द्वीप के सभी नियमित ग्राहक, जुए के शौकीन सभी लोग इसके बारे में जानते थे। ये किसी इमारत में नहीं बल्कि जिंगमिन द्वीप बंदरगाह पर एक आलीशान क्रूज जहाज के अंदर स्थित था। अफवाह थी कि पैराडाइज क्लब की मुखिया जिंगमिन द्वीप के सबसे प्रभावशाली परिवार ओयांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी ओयांग लुलू थी। जाहिर है इस तरह के अवैध धंधे में कई हिस्सेदारी थी, वरना बिना किसी सुरक्षित ठिकाने के ईर्ष्यालु लोगों के हाथों इसका पतन होना तय था। इस पल पैराडाइज क्लब के लग्जरी क्रूज जहाज पर स्थित एक विशाल और चमकदार कार्यालय के अंदर ओयांग लुलू राजधानी से आए अपने 2 सहपाठियों का गर्मजोशी से स्वागत कर रही थीं। वही पर्वत में उत्पादित द होंगपाओ उत्कृष्ट गुणवत्ता वाली उलोंग चाय की श्रेणी में आती है। ये चीन में एक विशेष रूप से प्रसिद्ध चाय है, जिसकी पत्तियां घनी गहरे हरे रंग की और चमकदार होती हैं। उबालने के बाद इसका रंग नारंगी पीला और चमकीला होता है और पत्तियां लाल और
हरी होती हैं। इसकी सबसे खास बात इसकी समृद्ध सुगंध है, जो ऑर्किड जैसी तीव्र और लंबे समय तक टिकने वाली होती है, जिसमें एक स्पष्ट चट्टानी लय होती है। इसके गुण तो और भी अधिक हैं। ओयांग लुलू को चाय बनाने की जटिल प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक करते देख बाई ताओ मुस्कुराया और बोला, और इस तरह की बेहतरीन दा होंग पाओ चाय मिलना तो और भी मुश्किल है। मेरे चाचा ने एक बार दक्षिणी प्रांत के कुछ बड़े चाय व्यापारियों से कुछ लंग चाय खरीदने के लिए बहुत मेहनत की थी। लगता है ओयांग, तुम तो वाकई बहुत काबिल हो। तुम तो इतनी बेहतरीन चाय भी हासिल कर सकती हो। ओयांग लुलू ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे पुराने सहपाठी, क्या मुझे चिढ़ाने में मजा आ रहा है? लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप चाय समारोह में इतने माहिर होंगे। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपसे अक्सर मार्गदर्शन लूंगी। बाई ताओ चौंक गया, झट से हाथ हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ बोला, मैं तो बस एक उस्ताद के सामने दिखावा कर रहा था। कृपया मुझसे सलाह न मांगें। अगर आपको सच में सलाह चाहिए तो किसी और से पूछ लीजिए। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसकी चाय समारोह की कला बहुत प्रभावशाली है। मुझे भी बस इतना ही पता है क्योंकि मैंने इसे करीब से देखा है। ओयांग लुलू ने उलझन में पूछा, ये कौन है? बाई ताओ ने चूई की ओर देखा और हंसते हुए कहा, बिल्कुल तुम्हारे सामने। ओयांग लुलू समझदार थी और उसने तुरंत चूई की ओर मुड़कर आश्चर्य से कहा, तो चाय समारोह के मास्टर आप हैं, चूई? क्या बात है, अपने पुराने सहपाठियों के सामने इतना शांत रहने का नाटक कर रहे हैं। चूई ने हंसते हुए कहा, एक समय मुझे लगता था कि चाय बनाने की मेरी कला मेरे साथियों में सबसे बेहतरीन है, लेकिन आपकी चाय बनाने की तकनीक देखने के बाद मेरा यकीन हो गया है। हमेशा कोई ना कोई बेहतर होता है, और आज ओयांग आपने मुझे एक अच्छा सबक सिखाया है। ओयांग लुलू खिलखिलाकर हंस पड़ी, विनम्रता से लोग मोटे हो जाते हैं। मेरा अनुमान है कि तुम भी जल्द ही बहुत मोटे हो जाओगे। वैसे क्या तुम दोनों आजकल बहुत खाली हो? तुम जिनमेन द्वीप क्यों आए हो? बाई ताओ मुस्कुराए और बोले, असल में हम स्टार सिटी में उस लड़के लॉन्ग जेंग्यू को ढूंढने गए थे। हमने साथ में मौज मस्ती के लिए थाईलैंड जाने का प्लान बनाया था, लेकिन उस लड़के ने अचानक अपना इरादा बदल दिया और एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए मौज मस्ती करने का मौका छोड़ दिया। ओयांग लुलू मुस्कुराई, हालांकि मैं लॉन्ग जेंग्यू से नहीं मिली हूँ, लेकिन मैंने उनका नाम कई बार सुना है। खासकर आप दोनों जब भी हम मिलते हैं आप उनका जिक्र मुझसे करते हैं। लगता है कि अगर मुझे भविष्य में मौका मिला तो मुझे इस मशहूर यंग मास्टर लॉन्ग से जरूर मिलना चाहिए। मैं देखना चाहती हूँ कि वे किस तरह के असाधारण व्यक्ति हैं जिनके कारण आप दोनों के बीच इतनी गहरी दोस्ती है। बाई ताओ मुस्कुराया, बेशक वह असाधारण है और वह हमसे कम प्रभावशाली नहीं है। ओयांग लुलू हंसते हुए बोली, क्या आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं या आप अपनी प्रशंसा कर रहे हैं? चूई अचानक चौंक गया, उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से जवाब आने पर उसने पूछा, क्या आपको उस खुफिया जानकारी के बारे में कोई खबर मिली है जिसकी जांच करने के लिए मैंने आपको कहा था? कल कांग शिया अकेले ही स्टार सिटी गई थी, उसका उद्देश्य अज्ञात था क्या? चूई को अचानक महसूस हुआ कि उसके कान खराब हो गए हैं। कांग शिया स्टार सिटी गई थी? वह स्टार सिटी किस लिए गई थी? अचानक एक जटिल भावना जिसका वर्णन करना कठिन है चूई के दिल में एक बढ़ती लहर की तरह उमड़ पड़ी जो लगातार हलचल मचा रही थी। ओयांग लुलू ने चूई के अजीब से चेहरे को देखकर उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? चूई ने फोन काट दिया, अपनी ओर टिकी चारों निगाहों को देखते हुए कहा, जिज्ञासावश मैंने कांग शिया के ठिकाने का पता लगाने के लिए लोगों को भेजा था। मुझे अभी अभी जवाब मिला है कि कांग शिया कल स्टार सिटी गई थी, उद्देश्य अज्ञात है। क्या आप स्टार सिटी गए थे? बाई ताओ सोफे से उछल पड़ा और अविश्वास से बोला, कांग शिया स्टार सिटी चली गई? क्या यह उस तांग शियू की वजह से है? ये कैसे संभव है?